बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बढ़िया तरीके से हिस्ट्री का आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो सबसे ज्यादा डरावना लगता है, जिसका नाम क्या है, द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेसिकली ये वाला चैप्टर मैं आपको एनिमेशन के साथ और बढ़िया कंसेप्ट नोट्स के साथ क्लियर करवाऊंगा, जिससे आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस चैप्टर को करते हैं बिंदास तरीके से शुरू। तो हमारे चैप्टर का नाम है राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को बेसिकली हम ना हेडिंग वाइज हेडिंग बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर एक पिक्चर से। इस पिक्चर का ना बड़ा ज़्यादा डीपली मतलब है, इस पिक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं ना पिक्चर को डिस्कस करवाने से पहले या इंट्रोडक्शन को डिस्कस करवाने से पहले ना आपको चैप्टर का मतलब समझा देता हूँ। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, राइज कैसे हुआ, किस चीज़ का राइज हुआ, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद या इसको बोल दो देशभक्ति की भावना। कहाँ पर पैदा हुई? यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश हैं। उन देशों में देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई और वहां पर राजे महाराजाओं का राज था, वो कैसे अंत हुआ उसका। यहाँ पर ना टेक्स्ट बुक्स में बड़ा ज्यादा बोरिंग है, यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा, एक सिंपल स्टोरी की तरह समझाऊंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत होती है ये वाली पिक्चर से। इस पिक्चर को मैं डीपली डिस्कस करवाऊंगा, थोड़ी सी वेट करो। पहले हम चैप्टर में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में ये क्या कहना चाहता है, इस पिक्चर में क्या है, किसने बनाई ये पिक्चर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1848। 1848 को डेट को वही रट्टा लगा लो। एक बंदा है, एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक सोर्यू। फ्रेडरिक सोर्यू जो है वो फ्रेंच आर्टिस्ट है, मतलब एक आर्टिस्ट है, वहां पर वो पिक्चर्स ड्रॉ करता है। तो उसने 4 सीरीज ऑफ प्रिंट बनाए, मतलब 4 प्रिंट बनाए, जिसमें से ये वाला एक प्रिंट आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, जिससे आपकी चैप्टर की शुरुआत होती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसने अपने ड्रीम वर्ल्ड को पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता होता है फ्रेडरिक सोर्यू के ऊपर, इसको ध्यान से समझना। फ्रेडरिक सोर्यू फ्रेंच आर्टिस्ट था, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। उसने कितने प्रिंट्स बनाए? 4 प्रिंट्स, जिसमें से एक प्रिंट आपकी टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर की शुरुआत में होता है। और उसका ये ड्रीम वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में, इस पिक्चर में वो कहना क्या चाहता था, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे। अब बेसिकली उसने जितने भी प्रिंट्स बनाए उसका थीम क्या था, थीम ऑफ हिज पेंटिंग्स, तो उसका थीम था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लेके आना चाहता था। वहां पर क्या था, राजे महाराजाओं का राज था। वो चाहता था कि हाँ भी राजे महाराजाओं का राज खत्म हो जाए पूरे के पूरे वर्ल्ड में और डेमोक्रेसी आ जाए। या तो डेमोक्रेसी आएगा आपको एमसीक्यूज में, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो क्या चाहता था कि दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, वो क्या है, राजे महाराजाओं के राज से आजाद हो जाए और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए। जैसे आजकल कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। तब चाहता था 1848 को उसका ड्रीम वर्ल्ड उसने पिक्चर में इमेजिनेशन किया। और उसने अपनी पेंटिंग्स में कुछ कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया एज ए पर्सन। आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी मेन कंट्रीज थी जो उसने अपने पिक्चर में विजुअलाइज किया, अपने पिक्चर में ड्रॉ किया। वो कौन सी कंट्रीज थी? रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ये सारी की सारी कंट्रीज है ना जो उसने रिप्रेजेंट की अपनी पेंटिंग्स में। यहाँ पर 2-3 बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कौन कौन सी कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया और उसका ड्रीम वर्ल्ड का क्या सपना क्या था डेमोक्रेसी लेके आने के लिए, और उसने कब पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाई किसने? फ्रेडरिक सोर्यू ने। वो कहाँ का था? फ्रेंच आर्टिस्ट था। और उसका विजन क्या था? आगे आता है आपको एग्जाम में। उसका विजन क्या था पेंटिंग बनाने के पीछे? उसका कारण क्या था? उसका इंपॉर्टेंट विजन है जो क्या है, पेरिस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। वो क्या चाहता था? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या आता है, जब किसी एक पर्सन के हाथ में पावर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एक पर्सन कोई भी हो जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और पेरिस का यहाँ पर मतलब क्या है? खत्म करना। वो ये चाहता था कि राजे महाराजाओं का राज क्या है, खत्म हो, और क्या है, डेमोक्रेसी आए। इस चैप्टर की बैकबोन क्या है? डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कैसे आई और उसके इस विजन को क्या बोला गया है, यूटोपियन विजन। यहाँ पर जो वर्ड मैंने बोला ना यूटोपियन विजन, इसका पहले मतलब समझा देता हूँ। एक ऐसी सोसाइटी से है जो इतनी ज्यादा आइडियल हो, इतनी ज्यादा परफेक्ट हो, जो रियल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं आज के दौर के ऊपर ले लेता हूँ। हाँ भी आज की सोसाइटी ऐसी है कि डिस्क्रिमिनेशन अच्छी तरह यहाँ से खत्म होगी, यहाँ पर करप्शन अच्छी तरह खत्म हो गई, यहाँ पर लोग सच्चे दिल से अपने देश को प्यार करते हैं और देश के लिए कुर्बानी भी दे सकते हैं।
सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं एक ऐसी सोसाइटी का इमेजिनेशन कर रहा हूँ जो इतनी ज्यादा परफेक्ट है, जो कभी रियलिटी में उसका सच हो ही नहीं सकता, उसको यूटोपियन विजन बोला जाता है। तो इतनी ज्यादा आइडियल सोसाइटी जो अनलाइकली क्या है, एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं पाती, इस विजन को क्या बोला जाता है, यूटोपियन विजन। यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए आपके। पहला क्वेश्चन है 1848 को फ्रेंच आर्टिस्ट ने 4 प्रिंट बनाए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका कवर हो गया। और इस प्रिंटिंग का थीम क्या था, फेडरिक सोरियो का, उसका कवर हो गया। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लास्ट में यूटोपियन विजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपका कवर हो गया। फेडरिक सोरियो का नाम कैसे याद रख सकते हो, सोरियो को पकड़ लो। सोरियो जैसे सोने की साउंड आ रही है ना, तो फेडरिक सोरियो ने सोते हुए एक ऐसी सोसाइटी की इमेजिनेशन की जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई, जो आपके फर्स्ट पेज में मेंशन है। अब डिस्कस कर लेते हैं भाई ये वाली पिक्चर का डीपली मतलब क्या है, क्या ये पिक्चर कहना चाहती है। यहाँ पर जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें ना एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी करके एक लेडी है जो व्हाइट कलर की है, ठीक है। अब उसके हाथों की तरफ देखो, इसके दोनों हाथों में कुछ है। एक हाथ यहाँ पर उसका है द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है सभी को जागरूक करना। और या एक हाथ में है राइट्स ऑफ मैन, मतलब जो आजकल देखते हैं ना, डेमोक्रेसी के आने के बाद लोगों को राइट्स मिले, तो एक हाथ में आपने ये याद रखना है उसके एनलाइटमेंट की टॉर्च थी और एक हाथ में राइट्स थे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई पिक्चर में। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख रहे हो ना, लंबी सारी लाइन लगी हुई है बहुत सारे लोगों की। ये लोग नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, एक एक बंदा अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इंडिया का फ्लैग होता है, एग्जाम्पल की तौर समझा रहा हूँ, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एक इतनी बात समझ आ गई। एक तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और उसके हाथों में क्या है, दोनों में, वो समझ आ गया। और लंबी लाइन क्या है, लोगों की जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो टूटी फूटी चीजें शो कर रही है वो मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजे महाराजाओं का राज है जो अच्छी तरह खत्म हो चुका है, मतलब अब राजे महाराजे का कोई भी राज नहीं है। अब यहाँ पर देखो इस वाली लाइंस में ना, यहाँ पर क्या है, हमारी डिक्टेटरशिप, राजे महाराजे का राज है। और जैसे ही इस मूर्ति को कोई भी देश क्रॉस करता है तो वहां पर आ जाती है डेमोक्रेसी, आ जाती है। मतलब इस वाली साइड में क्या है, लाइंस के डिक्टेटरशिप है, राजे महाराजाओं का राज है। और उस वाली जैसे ही इस पिक्चर को क्रॉस करते हैं वहां पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो जाएगा। तो ऊपर से यहाँ पर देवी देवते जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। वो क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि राजे महाराजाओं का राज जा रहा है और सभी देशों में डेमोक्रेसी आ रही है। और इसको ही फेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन बोला गया है। पिक्चर समझ आ गई ना भाई। इसके इस वाली साइड में डिक्टेटरशिप है, राजा महाराजा का राज है, जैसे इसको क्रॉस करेगा क्या आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। और ऊपर देवी देवते इस चीज को देखते खुश हो रहे हैं। और एनलाइटमेंट की लेडी आपको अच्छी तरह समझ आ गई, उसके हाथों में क्या है, और ये टूटी फूटी चीज क्या है, अब डिक्टेटरशिप खत्म हो रही है, राजे महाराजों का राज खत्म हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको पिक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई। इसीलिए यहाँ पर उसने जोर दिया है क्या, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को खत्म करना है। वो खत्म कैसे हुआ, जो पिक्चर में भी शो हुआ, जो टूटे फूटे अंश थे वो राजे महाराजों के थे, वहां पर वो खत्म हो गई उनकी पावर, अब डेमोक्रेसी आ गई समाज में। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट या इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो ना आगे चलते हम आपकी फर्स्ट मेन हेडिंग इस चैप्टर की शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस वाली हेडिंग में ना बेसिकली हम ना 2 फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फेज में देखेंगे कि हाँ भाई फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, उसमें फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हुआ रेवोल्यूशन आने के बाद, जो आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। मतलब फ्रांस में राजे महाराजाओं का राज खत्म हुआ और वहां पर डेमोक्रेसी आ गई। और दूसरे फेज में देखेंगे नेपोलियन ने कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आइए बड़े प्यार से इस हेडिंग का ऑपरेशन करके मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आपके दिमाग में अच्छी तरह छप जाएगा। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट बात ये याद रखनी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई 1789, किसके द्वारा, रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। इसमें ना 2-3 बातें समझने वाली है इस पॉइंट्स में। पहली बात होती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लोग इकट्ठे होकर बुराई का अंत कर देते हैं, जैसे राजे महाराजाओं का अंत हो गया, आजकल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं, क्रांतिकारी, जो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, देश को आजाद करवाते हैं राजे महाराजाओं के जंजाल से। फ्रेंच रेवोल्यूशन आई का बड़ी आसान डेट याद रखनी, 1 को छोड़ दो, पीछे क्या है 789, तो आपने 2 बार प्रैक्टिस करनी है। 789 आगे तो 1 लगा है, तो प्रॉपर डेट क्या बनी, 1789। वैसे इसका सिनेरियो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से क्या क्या चेंजेस हुए, आगे हम डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी इस हेडिंग को पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे।
करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, आफ्टर रेवोल्यूशन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के ऊपर रेवोल्यूशन के आने के बाद क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पहला पॉइंट क्या रहेगा, जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, जैसे ही राजे महाराजाओं का राज खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आई, तो फ्रांस की रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, ट्राई कलर न्यू फ्लैग बनाया अपना, इससे रिप्लेस किया गया फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, वो राजे महाराजाओं ने बनाया था। तो जैसे ही रेवोल्यूशन आई तो उन्होंने अपना ट्राई कलर न्यू फ्लैग बनाया। पहली बात समझ आ गई, अभी रेवोल्यूशन के आने के बाद पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, अपने देश का फ्लैग नया बनाया। इसको ना कंपैरिजन करते रहो हमारे देश से, हमारा देश जब आजाद हुआ इंडिया, तो वहां पर हमारा फ्लैग बने, हमारे नेशनल एंथम बने, तो वैसे ही सिनेरियो आपने दिमाग में लेके चलना है। अगली बात आपने क्या याद रखनी है, जो स्टेट जर्नल थी उस समय उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली, जो इलेक्टेड बॉडी बनी। बेसिकली जो स्टेट जर्नल है वहां पर ना राजे महाराजे बैठते थे, बेसिकली राजे महाराजे ही फ्रांस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, पर उसको रिप्लेस कर दिया गया आफ्टर रेवोल्यूशन, क्या कर दिया गया, उसका नाम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में अब इलेक्टेड पर्सन ही होंगे, जिसको लोग सबसे ज्यादा वोट देंगे वही उसके नेता बनेंगे नेशनल असेंबली में। आई होप ये दो के दो पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हम सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ ला पेट्राइन, जिसको फादरलैंड बोला गया, और ला सिटिजन, जिसको क्या बोला गया, द सिटीजन। जैसे हमारे देश में नहीं बोला जाता भारत हमारी माता है, तो वैसे ही उन्होंने रेवोल्यूशन आने के बाद, देश को आजादी मिलने के बाद, डेमोक्रेसी आने के बाद, उन्होंने अपनी लैंड को क्या नाम दिया, फादरलैंड, जिसको फ्रेंच में क्या बोलते थे, ला पेट्राइन। और अगली बात सिटीजन। अब पहले क्या सिनेरियो था, राजे महाराजे जब थे तब सिटीजन नहीं माना जाता था सभी देशवासियों को। सिटीजन क्यों नहीं माना जाता था, क्योंकि उस टाइम फ्रांस में इक्वालिटी नहीं थी। आजकल सिटीजन बोला जाता है ना इंडिया के, चाहे वो उसका जो मर्जी कलर है, चाहे उसका जो मर्जी सेक्स है, चाहे उसका मर्जी रिलीजन है, सभी सिटीजन है इंडिया के। वैसे ही वो सिटीजन मानने लगे सभी देशवासियों को, जिसको फ्रेंच में क्या बोला जाता था, ले सिटिजन। तो ये फ्रेंच वर्ड्स आपने एज इट इज ही याद रखने हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आगे इसकी अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जो है न्यू हेम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। बेसिकली यहाँ पर मंत्र उच्चारे गए, जैसे हम देखते हैं ना कोई भी सरकार बदलती है, हमारे जैसे नेता शपथ लेते हैं, हाँ भाई हम अपने देश को बढ़िया तरीके से चलाएंगे। वैसे ही जो रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने देश में क्रांति लेके आके देश को आजाद करवाया था राजे महाराजाओं से, तो उन्होंने क्या किया, कसम उठाई, हाँ भी अपने हम फ्रांस देश को बढ़िया तरीके से चलाएंगे। ये सारा का सारा अपने नेशन के लिए कर रहे थे वो लोग, ताकि नेशन में इक्वालिटी बनी रहे, कोई भी भेदभाव ना हो। अगला इसका पॉइंट्स है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब होता है किसी भी एरिया की बोले जाने वाली भाषा। अब इसको समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल उस समय फ्रांस ना 10 पार्ट्स में डिवाइड था एग्जांपल के तौर पे। तो बेसिकली अगर ये 10 के 10 पार्ट क्या है, अपनी अपनी लैंग्वेज को ही बढ़िया बोले, सभी बोले हाँ भी मेरी लैंग्वेज बढ़िया है, और सभी बोले कि हाँ भी हमारी ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स थी ना उसको डिस्करेज किया। उसको क्या किया, हाँ भी ये रीजनल डायलॉग खिचड़ी वगैरह नहीं चलेगी, लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया। ऐसा नहीं बोला गया कि हाँ भी तेरी ही लैंग्वेज बेस्ट है, ऐसे नहीं बोला गया हाँ भी उस पार्ट की ही लैंग्वेज बेस्ट है। बस आपने ये पॉइंट ऐसे ही याद रखना है, जो रीजनल डायलेक्ट्स थी, जो उस एरिया किसी भी एरिया की भाषाएं थी, उनको डिस्करेज किया गया, ताकि एक ही नेशन की एक ही लैंग्वेज हो और सभी मिलजुल के रहे। तो अगला पॉइंट है, फ्रांस जो लैंग्वेज है ना उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। मतलब फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच सबसे ज्यादा बोलते थे, तो उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया। ऐसा नहीं कि दूसरी लैंग्वेज के साथ लोग बुरा करते थे, बस वो लड़ाई झगड़े को कम करने की कोशिश करते थे जो भी रेवोल्यूशनरीज थे। अगला पॉइंट है, कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स एमर्ज। अब बेसिकली नेशन स्टेट्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, हाँ भी सभी मिलजुल के चले। हमारा इंडिया 28 स्टेट्स है फॉर एग्जांपल क्या 428 स्टेट है एट प्रेजेंट। सभी बोले हाँ भी हमारी ही स्टेट बेस्ट है, कोई बोले पंजाब स्टेट बेस्ट है, कोई बोले हरियाणा स्टेट बेस्ट है। तो ऐसे लड़ाई झगड़े इंडिया में बढ़ सकते हैं। तो नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एक ही देश मिलजुल के रहे, चाहे वो कितने ही पार्ट्स में क्यों ना डिवाइड हो। इसमें लोगों की कॉमन आइडेंटिटी भी एमर्ज हुई। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में बैठे हैं 4-5 बच्चे, तो मैं पूछूं हाँ भी बच्चों आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, कोई बोले हाँ भी सर मैं पंजाब से हूँ, कोई बोले मैं तमिल से हूँ, कोई बोले मैं हरियाणा से हूँ, और लास्ट वाला बच्चे बोले हाँ भी सर मैं इंडिया से हूँ। तो इसमें से सुनने में अच्छा कौन सा लगा, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हाँ भी वो ऐसा नहीं बोलता मैं इस स्टेट से हूँ, कोई अपनी स्टेट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने इंडिया बोल दिया ना, तो वो क्या है, नेशन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और कॉमन आइडेंटिटी है, हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या है, हम इंडियंस है। ऐसे नहीं है मैं पंजाब में रहता हूँ तो पंजाबी हूँ, तो ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात होगी। कंसेप्ट समझ आ गया। हाँ भी हम सारी पॉजिटिव बातें डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। इसका लास्ट पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब किसने बनाया था, एक तो स्टूडेंट्स ने
और मिडिल क्लास लोगों ने जैकोबियन क्लब बनाया था और उनका एम क्या था, कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन अब्रॉड। जैकोबियन क्लब इसमें शामिल कौन था, एक तो स्टूडेंट्स और एक मिडिल क्लास के लोग, दोनों के दोनों क्या है, डेमोक्रेसी की फेवर में होते हैं। तो बेसिकली ये वाला आइडिया है। जो फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, उनका ये मानना था अभी हो जो फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, इतनी अच्छी अच्छी सारी चीजें होगी तो हम क्या करें आगे अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहर वाले देशों को भी इंस्पायर करें, आप भी अपने राजे महाराजाओं का राज खत्म करो और डेमोक्रेसी लेके आओ। अब्रॉड मतलब कौन कौन से देश इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, दो तीन जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड। तो बेसिकली इन सभी देशों में क्या है, इंस्पायर किया किसने, फ्रांस में। तहाँ भी हमारे देश में रेवोल्यूशन आ गई, हमारे देश में क्या है, इक्वल राइट्स मिलने शुरू हो गए, हमारे देश में ये सारी चीजें मिलने लगी जो मैंने सारी ये वाली डिस्कस करवाई है। आप भी अपने देश में राजे महाराजे को राज खत्म करो और डेमोक्रेसी लेके आओ। यहाँ पर लोगों को इंस्पायर किया गया। क्वेश्चन क्या आएगा आपको यहाँ पर, लॉन्ग बन के आएगा, हमें फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आई उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये सारे सारे लिख देना, या इन सभी के ऊपर पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी की बात नहीं होगी। यहाँ पर ना मैं आपको यूरोप दिखाता हूँ। यूरोप, ये वाला यूरोप है ना, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना पैदा हुई, वो किसने पैदा की, उसका बीज क्या है, फ्रांस। ये देख रहा है ना आपको, फ्रांस, फ्रांस में रेवोल्यूशन आई और फ्रांस में बहुत सारे जैकोबियन क्लब भी बने हैं जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। तो उन्होंने आगे बहुत सारी कंट्रीज को इंस्पायर किया, हाँ भी आप भी अपने देश में रेवोल्यूशन लेके आओ। तो इसके चलते हुए पूरे के पूरे यूरोप में कैसे रेवोल्यूशन आई, कैसे राजे महाराजाओं का राज खत्म हुआ, वो जब आपको चैप्टर लास्ट तक हो जाएगा आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आई होप ये मैप वाला कंसेप्ट आपको बेसिक समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसी हेडिंग के सेकंड फेज, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेपोलियन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगे करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बीच में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बताया आपकी क्लास 10th की ना सारे चैप्टर क्या है, हेडिंग वाइज है, मतलब हम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, मेरे नोट्स उसी ही पैटर्न में बने हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के। जैसे हम फेडरलिज्म चैप्टर को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म चैप्टर में पहले एक हेडिंग आएगी, फिर दूसरी हेडिंग आएगी, फिर तीसरी हेडिंग आएगी, ऐसे ऐसे करते करते ये सारा का सारा चैप्टर हेडिंग वाइज चलता रहेगा। जैसे इसकी फर्स्ट हेडिंग है ये वाली, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो इसी हेडिंग का ऑपरेशन करके मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले। ये कलरफुल नोट्स आपकी जिंदगी को कलरफुल कर देंगे अच्छे नंबर दिलवा के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी हेडिंग से रिलेटेड कौन से वेरी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैंने बीच में डाल दिए हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, सारे के सारे क्वेश्चन विद हिंदी मैंने डाले हैं। क्या होता है, हमें कई बार हिंदी में कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तो हम वर्ड ढूंढने के चक्कर में हमारा सोशल मीडिया में कुछ मैसेज आता है तो हम उसमें ही खो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी मेंशन कर दी है इंग्लिश के साथ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर ना आपको इकट्ठे क्वेश्चन नहीं याद करने पड़ेंगे। बहुत सारी बुक्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर क्या है सारे इकट्ठे क्वेश्चन होते हैं जिसको देख के ना हम डर जाते हैं, यहाँ पे इतने क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे नोट्स। ऐसी एक हेडिंग खत्म होती है उसका ऑपरेशन से मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स के बाद मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर डाल दिए हैं विद हिंदी, जिससे क्या है आप हेडिंग वाइज हेडिंग चैप्टर कंप्लीट करते रहोगे और हेडिंग वाइज हेडिंग ही क्वेश्चन आंसर याद करते रहोगे। और ये वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं डाले, ये वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वाला सारा कंसेप्ट होने के बाद लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। एक चैप्टर में हमने हेडिंग वाइज हेडिंग ऑपरेशन भी कर लिया और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए, और लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए। इससे बाहर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन देके आप आसानी से लिंक को एज ए पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। और यकीन मानो आपको ये नोट्स करने के बाद आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बातें होगी, चलो आप चैप्टर करते हैं। तो नेपोलियन को जानने से पहले ना मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये है नेपोलियन अंकल। आपको ना कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, आपको पिक्चर दिखा के पूछा जा सकता है ये कौन सा शासक था, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने एक डेट याद रखनी है, 2 दिसंबर 1804, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। इस डेट को ही नेपोलियन ने अपने आप को राजा घोषित किया था फ्रांस का, मतलब क्राउन हुआ था एज ए एम्परर ऑफ फ्रांस। अब जैसे कोई राजा राजा बनने के बाद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों को बताता है, हाँ भी अब से ये वाले फॉलो करने पड़ेंगे, देन ही पास सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पब्लिक। उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और उसको क्या बोला जाता है, नेपोलियन कोड बोला जाता है या सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 क्यों बोला गया है,
क्योंकि राजा कब बना था नेपोलियन 1804 में। एग्जाम में ना एक बड़ा क्वेश्चन आता होता है 5 मार्क का, एक्सप्लेन नेपोलिक कोड, या आ जाएगा आपको एक्सप्लेन द सिविल कोड। तो आगे हम सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे नेपोलियन ने कौन कौन से काम किए। यहाँ पर ना हम नेपोलियन के 2 फेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक होएगा अच्छाई वाला और एक होएगा बुराई वाला। मतलब इस वाली साइड में हम नेपोलियन ने आते क्या क्या अच्छे काम किए, इस वाली साइड में हम डिस्कस करेंगे नेपोलियन ने कौन कौन से बुरे काम किए। जिससे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद नेपोलियन ने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेपोलियन की अच्छे क्या क्या काम किए उसने राजा बनते ही एक पहला काम क्या किया, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ हैज बीन टेकन अवे। मतलब जो प्रिविलेजेस थी, जो सुख सुविधाएं थी, जो जन्म के आधार पे राजा महाराजाओं के या कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बच्चों को मिलती थी, उसने वापस ले ली। मतलब अब उसके टाइम पीरियड में क्या है कि सिर्फ कैपेबल बंदे को ही वो काम मिलेगा जो उसके लायक है। ऐसा नहीं है कि बर्थ के आधार पे जिसको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मतलब जो भी सरकारी नौकरियां फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ और सिर्फ राजा और राजाओं के रिश्तेदारों को मिलेगा, नहीं, जो कैपेबल होगा उसको मिलेगा। दूसरा काम उसने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट की इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ भी, रूल्स एंड रेगुलेशन के आगे सभी बराबर हैं। अगर कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी भी गलती करता है तो उसको भी सजा मिलेगी। तो सभी कानून के आगे बराबर हैं, इसके कहने का ये मतलब है। अगला पॉइंट क्या है, सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था, राजा महाराजे किसी की भी जमीन को, किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेते थे, अपने कब्जे में कर लेते थे। पर नेपोलियन ने आश्वासन दिलवाया, जिसकी प्रॉपर्टी होएगी उसकी ही रहेगी, कोई भी उससे छीनेगा नहीं। अगला काम उसने किया, अबोलिश ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश कर दिया, बंद कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, राजा क्या करता था, जब भी कोई जंग जीत जाता था तो खुशी के बदले जो भी सैनिक होते थे, उसका मेन सैनिक है फॉर एग्जाम्पल कमांडर है, तो उसको ना पैसे की बजाय वो जमीन दे देता था। तो उसने ये सिस्टम को बंद कर दिया। उसने क्या किया कि हाँ भी अब कोई भी जमीन वगैरह नहीं मिलेगी, सैलरी सिस्टम शुरू कर दिया। अभी अब पैसे ही मिलेंगे, कोई भी जमीन आपको नहीं मिलेगी किसी भी सैनिक को। ये क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि कई कमांडर ऐसे भी थे जो राजा से ज्यादा संपत्ति हो जाती थी उनकी, और ये राजा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उससे ज्यादा पावरफुल कोई हो। अगला काम क्या किया उसने, रिमूव गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम टाउन्स। गिल्ड मतलब क्या होता है, जो व्यापारियों के संगठन को बोलते हैं। जो भी टाउन में पुराने राजे महाराजाओं ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, यहाँ भी मेरे यहाँ पर आके कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, व्यापार करना है तो राजे की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ऐसा उसने बंद कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसका ये मानना था हाँ भी अगर व्यापारी खुला व्यापार कर सकेंगे तभी ही देश की डेवलपमेंट होगी। तो ये अच्छा काम उसने व्यापारियों के लिए किया। उसके बाद उसने और भी इंप्रूवमेंट्स की, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग सिस्टम में उसने सुधार लेके आने की कोशिश की। उसके बाद उसने क्या किया, कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस की। हाँ भी सभी देशवासियों की, सभी फ्रांस वालों की एक ही कॉमन करेंसी हो। कई बार क्या होता था, एक ही फ्रांस में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग करेंसी चलती थी, तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती थी। उसने एक ही करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। ये सारा कुछ क्यों कर रहा है नेपोलियन, यूनाइट करने में, एक करने में अपने देश को। और उसने लास्ट में अच्छे कामों में क्या किया, जो वेट और मेजरमेंट्स में चीटिंग्स होती थी, तो उसने स्टैंडर्ड कर दिया सारा। वेट्स के आने के बाद वेट और मेजरमेंट्स में कोई भी चीटिंग नहीं होती थी। मतलब कोई चीटिंग करता था उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। आई होप ये उसका अच्छाई वाला फेस आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेपोलियन ने कौन कौन से बुरे काम किए जिससे कारण लोग उससे नफरत करना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ पर इस लाइन की शुरुआत करता हूँ मैं आपके टेक्स्ट बुक्स की लाइन से, जो है, बट हिज एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। मतलब जो उसका एंथुसियाज्म था, जो उसका जोश था, तो उसने जोश जोश में बुरे काम करने शुरू कर दिए। हॉस्टिलिटी लिखा है ना, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रु बन जाना। वो लोगों का शत्रु, दुश्मन बन गया। वो कैसे बन गया, पहले पॉइंट कैसे पता चलता है हाँ भी वो बुरा बन गया, उसने टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया। जितने भी टैक्स थे उसने आके इतने ज्यादा बढ़ा दिए, लोग तंग आगे परेशान हो गए। अगली बात, इम्पोज सेंसरशिप। उसने सेंसरशिप इम्पोज कर दी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी स्टेट का हेड होता है या तो किंग होता है, वो क्या करता है, अपने खिलाफ मीडिया में कुछ नहीं सुन सकता, जैसे न्यूज़पेपर में, बुक्स में, अगर उसके खिलाफ कोई लिखता था तो उसको मरवा भी देता था ये नेपोलियन। अगला पॉइंट, उसने फोर्सली क्या करना शुरू कर दिया, अपने आर्मीज में लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली उसने रूल बना दिया, हाँ भी एक फैमिली से एक बंदा मेरे को चाहिए चाहिए अपनी फोर्स में, अपनी आर्म में। उसने ऐसा क्यों किया, उसका ये मानना था जिस भी राजा की आर्मी सबसे बड़ी होगी तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता। तो उसने रूल ही पास कर दिया, हाँ भी धक्के से एक ना एक तो बंदा देना ही पड़ेगा फैमिली का, ये रूल बना
गिरा दिया, तो लोग उससे परेशान हो गए। उसके बाद उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। हमने पीछे देखा ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन आते ही लोगों को उसका राइट्स मिले, सारे प्रॉपर तरीके से देश चलने लग गया। तो इसने आते ही कब्जा शुरू कर दिया। कहाँ कहाँ पर उसने कब्जा किया? पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। कब्जा करने के बाद उसने जितने भी फ्रांस के रूल्स है ना, वो उनके ऊपर लागू कर दिए। मतलब इनको भी फ्रांस के रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे जैसे ही वो चेंज करेगा, जिसके चक्कर में फ्रांस के साथ साथ बाकी देशों के लोग भी इससे क्या होने लगे, नफरत करने लग गए। तो लास्ट में हम इसका रिजल्ट ये निकाल सकते हैं, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्हें पीछे पड़ी है। इसका फुल फ्लैज एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है, नेपोलियन सिविल कोड को एक्सप्लेन करो। तो ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दोगे, वैसे भी आपको नोट्स में धमाकेदार कंटेंट मिलेगा, आपको कहीं और कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये फर्स्ट हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो आगे चलते बेटा हम एक ना नई आपकी सेकंड मेन हेडिंग चैप्टर की शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बेसिकली इस हेडिंग को करवाने से पहले ना मैं पिछली स्लाइड का थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ। हमने पीछे पढ़ा है फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, और जैसे ही डेमोक्रेसी आई नेपोलियन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अब फ्रांस ने क्या किया, पूरे के पूरे यूरोप को इंस्पायर किया कि आप भी अपने देश में नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना लेके आओ, आप भी अपने राजे महाराजाओं का राज खत्म करो। तो हम इस हेडिंग में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूरोप है उसमें देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई, अगर पैदा हुई तो उसका कारण क्या था भाई, क्यों पैदा हुई, वो सारी की सारी चीजें को डिस्कस करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है आपके टेक्स्ट बुक्स के ये वाली लाइन से कि जो 18 सेंचुरी थी ना, जो मिड 18 सेंचुरी के आसपास यूरोप में ना नेशन स्टेट्स नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, ये नेशन स्टेट्स होती क्या है, ये कंसेप्ट करवाने से पहले ना मैं आपको ना दो यूरोप के मैप दिखाता हूँ। एक होएगा 18 सेंचुरी के आसपास वाला और एक मैप होएगा आज के समय वाला। ये मैप हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो नेशन स्टेट्स। तो आपको दो मैप से अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हाँ भी नेशन स्टेट्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वाला मैप है जो नो नेशन स्टेट है, मतलब नो नेशन स्टेट नहीं है वहां पर। नो नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जब राजे महाराजाओं का राज होता है उसको बोला जाता है नो नेशन स्टेट। इसको और भी डीपली डिस्कस करेंगे, पहले आप ये मैप देखो। अब बेसिकली यहाँ पर जैसे आप मैप देख रहे हो ना, अब मैंने दो तीन नाम लूंगा, सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास। तो बेसिकली जो हम्सबर्ग एम्पायर है, जो यहाँ पर लिखा है ना मोनार्की, मोनार्की मतलब राजे महाराजाओं के अंडर था। देखो ये सारा सारा एम्पायर है, अलग अलग राजे महाराजे यहाँ पर राज करके गए। उसके बाद बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर है जो, ये एम्पायर है ना जो राजे महाराजाओं के राज के अंडर ही था। अब यूरोप देख लो, ये वाला कितनी खिचड़ी बनी है। तो मैंने वर्ड क्या बोला है, खिचड़ी। इस हेडिंग को याद रखने के लिए आपने बस खिचड़ी याद रखनी है। तो यूरोप में 18 सेंचुरी के आसपास क्या था, ये देखो सारी खिचड़ी बनी हुई है, अलग अलग राजे राज कर रहे थे अलग अलग पार्ट्स में। अब नो नेशन स्टेट्स में क्या होता है, किसी भी राज्य की कोई सीमा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एम्पायर को पकड़ लेते, जैसे ऑटोमन एम्पायर है ये वाला। अब मान लो कल को राजे के दिमाग में आया मैंने आसपास के एरिया को भी कब्जा करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी सेना लेके आसपास के एरियाज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देगा। अगर तो ऑटोमन एम्पायर सक्सेसफुल हुआ तो वो क्या आएगा, उसका राज्य बढ़ जाएगा, मतलब उसकी सीमा कल को कुछ और थी आज कुछ और हो जाएगी। क्यों, क्योंकि राजे के मन में आया हाँ भी लड़ाई करनी है। अगर इसका उल्टा, अगर राजा हार जाता है तो उसको अपना साम्राज्य, उसको अपनी स्टेट्स देनी पड़ेगी। तो इसको ही बोलते हैं नो नेशन स्टेट्स, मतलब एकता नहीं है, खिचड़ी बनी हुई है। इस खिचड़ी को ही सही करना है। इस हेडिंग में यही हम डिस्कस करेंगे, हाँ भी इस खिचड़ी को हमने आज के प्रेजेंट टाइम में कैसे सही किया। अब मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ आज के समय में यूरोप वाला, आप डिफरेंस देखना। अब बेसिकली पहले क्या था, खिचड़ी थी, अब ये देखो कितना साफ साफ मैप है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज, एक फुल फ्लेज कंट्री है जैसे फ्रांस एक फुल फ्लेज अपने आप में कंट्री है। अगला जैसे उठा लो पोलैंड, पोलैंड भी फुल फ्लेज कंट्री है एक। उसके बाद बात करते हैं इटली, इटली भी डेमोक्रेसी से चलती है, संविधान है उनका भाई। लास्ट में है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो जो पहले वाला मैप था उसमें खिचड़ी थी, उसमें राजे महाराजे राज करते थे, और ये वाला आज वाला मैप है इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेशन स्टेट। यहाँ पर नेशन स्टेट्स है, फ्रांस, पोलैंड, इटली, यूके की बाउंड्रीज भी फिक्स कर दी। हाँ भी आप अब किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, आप अपना देश अपने तरीके से शांतिमय तरीके से चला सकते हो। तो आई होप ये आपको खिचड़ी वाला और नॉन खिचड़ी वाला मैप अच्छी तरह समझ आ गया। तो इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म लेके आने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वहां पर राजे महाराजाओं का राज था और किसी ने किसी के ऊपर कब्जा किया हुआ था और लोग बड़े ज्यादा परेशान थे। आगे वाली हेडिंग कुछ
पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। इसमें ना आपको कुछ अजीब से नाम याद रखने पड़ेंगे अगर आएंगे तो, कौन सी स्टेट किसके अंडर था, जितना मैं कराऊंगा बस उतना ही आपको आएगा। इसका क्वेश्चन क्या आता होता है एग्जाम में अक्सर कि यूरोप में नेशनलिज्म लेके आने की क्या जरूरत थी, व्हाट इज द नीड ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप। तो आपने इसको पॉइंट्स में बढ़िया तरीके से इलेबोरेट करना है। वैसे भी आपको नोट्स में बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। तो इसका सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं जो है यूरोप में ना जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। बहुत सारी किंगडम्स में भाई डिवाइड थे। जर्मनी खुद अपने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था, स्विट्जरलैंड खुद अपने पार्ट्स में बहुत ज्यादा डिवाइड था, इटली खुद अपने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। सभी पर अलग अलग राजे महाराजे राज कर रहे थे जो लोगों को अपने अपने लेवल के ऊपर परेशान करते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए वो डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे यूरोप में, इसलिए नेशनलिज्म यूरोप में आना जरूरी था। अगला पॉइंट है इसका जो हम्सबर्ग एम्पायर है ना, ये एम्पायर का नाम एज इट इज याद रखना पड़ेगा, कुछ अजीब से नाम आएंगे। इसको मैंने कैसे याद किया था, हंस हंस के बर्गर खाना। हंसबर्ग एम्पायर, हंस और बर्ग, एक हंसने और बर्गर की आवाज आ रही है ना, साउंड आ रही है। तो हब्सबर्ग एम्पायर किसके ऊपर कब्जा किया हो था, ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी किसके अंडर था, तो आपने हब्सबर्ग एम्पायर का नाम लिखना है। इसलिए मैंने इस हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म क्या रखी है, खिचड़ी। खिचड़ी थी कि खिचड़ी है, खिचड़ी को साफ करके यूरोप को क्या बनाना था, नीट एंड क्लीन बनाना था, जो आज के समय में आप देख रहे हो। उसके बाद अगला पॉइंट है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज अंडर द मोनार्की। जो ईस्टर्न यूरोप था, यूरोप का ईस्ट पार्ट और यूरोप का सेंट्रल पार्ट बहुत सारा जो कवर करता है, वो मोनार्की के अंडर था, राजे महाराजाओं के जंजाल में था। और राजे महाराजे आपको पता है कि लड़ाई झगड़े ज्यादा करते थे और लोगों को परेशान ज्यादा करते थे। तो बेसिकली लोग इनसे तंग आके क्या करना चाहते थे, अपने देश में डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे। इसीलिए इस हेडिंग का नाम क्या है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई। अगला पॉइंट है इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। जो इटली था वो उस समय 7 पार्ट्स में डिवाइड था। भाई इटली के ऊपर 7 के 7 राजे राज कर रहे थे। ऐसा सोचो कि आज के समय में ऐसा हो कि 7 राजे एक ही देश के अंदर अलग अलग राज कर रहे हैं, वो अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे तो देश का भला हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली आज जैसे आप इटली को देख रहे हो, इटली क्या है, पूरी की पूरी इटली की सरकार के अंडर है, डेमोक्रेसी चलती है। पहले क्या था, 7 पार्ट्स में डिवाइड था, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। और यहाँ पर एक बात आपने नोट रखनी है, इटली के 7 पार्ट्स में डिवाइड था ना, सिर्फ एक ही पार्ट था जो सरदानिया पिगमेंट था, जो इटली के अंडर था। बाकी 6 के 6 पार्ट्स अलग अलग राजाओं के अंडर थे। तो यहाँ पर आई होप 2 नाम आपको अच्छी तरह समझ आ गए, एक हब्सबर्ग एम्पायर वाला और एक सरदानिया पिगमेंट, जो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। आपको ना एक एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, इटली का कौन सा ऐसा पार्ट था जो इटली की गवर्नमेंट के पास था, ओनली एक पार्ट था जिसका नाम क्या था, सरदानिया पिगमेंट। आपने एज इट इज याद रखना है। लास्ट इसका पॉइंट है इस हेडिंग का कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना क्यों पैदा हुई, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूरोप की पॉपुलेशन थी वो रीजनल डायलेक्ट्स बोलती थी। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है, अपने अपने एरिया की भाषा बोलना और अपनी ही भाषा को बेस्ट बोलना। इसकी एग्जांपल घर से ले लो, आपके घर में कितने भी मेंबर है, सभी अलग अलग लैंग्वेज बोल ले, ठीक है। किसी का किसी को समझ ना आए, वो बोले हाँ भाई मेरी ही लैंग्वेज बढ़िया है, ऐसा क्या होएगा, लड़ाई झगड़े घर में बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो देशों की बात हो रही है। तो यूरोप में अलग अलग खिचड़ी बनी हुई थी, लोग लैंग्वेज भी बोलते थे और बहुत सारे प्लेसेस थी, बहुत सारे प्लेसेस के अंदर थी और यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और एक ही पार्ट था जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता होता है कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना क्यों लेके आनी चाहते थे, क्योंकि वहां पर नेशन स्टेट्स नहीं थी। इसका कारण ये था वहां पर नेशनलिज्म की भावना आई। लोग क्या चाहते थे, नेशन स्टेट्स होना चाहते थे। आई होप ये नेशन स्टेट और नो नेशन स्टेट्स का आपको 2 मैप के साथ अच्छी तरह समझ आ गया और ये पूरी की पूरी हेडिंग भी आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गई। आगे ना मैं आपको बता दूं, इस हेडिंग के ना 4 सब पार्ट हैं, जैसे 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 ये वाले, जिसमें हम ये मेन हेडिंग की सबसे पहली हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कौन सी होगी 2.1, जिसका नाम क्या है, अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो ये वाली जो अगली हेडिंग है इसका नाम है अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। बेसिकली यहाँ पर ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे के पूरे यूरोप की सोसाइटी के बारे में। जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है। वैसे ही उस समय में सोसाइटी कैसी थी, वहां पर कौन से लोग रहते थे, ये सारा का सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी स्लाइड में। बेसिकली थोड़ा सा सिनेरियो दे देता हूँ मैं यहाँ पर आपको
यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी क्लास है ना, यूरोप की ऐसी क्लास थी जो टॉप क्लास यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पर जैसे राजा राजे के रिलेटिव्स हो गया, जो हाई हाई पोजीशन पे थे सोसाइटी में, ये पूरा का पूरा एंजॉय करते थे। ये कैसे क्या करते थे वो आगे सारा बताऊंगा। और दूसरी तरफ जो न्यू मिडिल क्लास थी, ये सोसाइटी में नई आई थी, ये सोसाइटी में नई एमर्ज हुई थी। इस स्लाइड को करने के बाद आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा, हाँ भी अरिस्टोक्रेसी क्या क्या करती थी और जो न्यू मिडिल क्लास थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और सोसाइटी में उसका क्या रोल था। तो हम शुरू करते हैं इस स्लाइड का ऑपरेशन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में डिस्कस। तो ये वाले लोग थे ना, डोमिनेंट क्लास की लोग माने जाते थे। डोमिनेंट क्लास का मतलब क्या होता है, जो पूरी की पूरी ऐशो आराम से रहते हैं, रूल करते हैं, तो ये प्रिविलेजेस का एंजॉय करते थे। मतलब ये वाली जो क्लास थी पूरी की पूरी इंजॉयबल थी, सोसाइटी में एंजॉय करती थी और कोई भी टैक्स नहीं देती थी, ऐसे बिंदास रहती थी। अगली बात, इनके इनके ना कॉमन कल्चर थे। इनका कल्चर क्या था, कॉमन था। इनका जो रीति रिवाज था, कल्चर था, वो सारा कॉमन था। अरिस्टोक्रेसी क्लास चाहे किसी भी देश की हो, यूरोप में किसी भी देश की, फ्रांस की हो चाहे रशिया की हो, वो सारे की सारी डोमिनेंट क्लास थी और उनका कल्चर भी सेम था। मतलब सारे अमीर जाति से संबंध रखते थे, ऐसे समझ लो। अगली बात, उनके पास अपनी ओन क्या थी, एक स्टेट्स थी। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, उनके पास बड़ा ज्यादा खुली जमीन थी, उनके पास बड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी थी और वो कंट्री साइड्स में टाउन हाउसेज में रहते थे, जैसे अमीर लोग रहते हैं आजकल। यहाँ पर हमने क्या सीखा, उनकी अपनी स्टेट्स थी, उनके पास बड़ी ज्यादा जमीन थी और वो कंट्री साइड रहते थे और टाउन हाउसेज में रहते थे। आगे लैंग्वेज की अगर बात करें, दे स्पोकन फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे। कोई भी अरिस्टोक्रेसी क्लास का, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम का है चाहे वो रशिया का है, वो लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज में आपस में बात करते थे। उनका सिंबल क्या था, हाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलना, वो थोड़ा सा स्टाइल मार के बोलते थे। अगली बात क्या है, टाई बाय द मैरिजेस ऑफ ईच अदर। ये जो मैरिज करवाते थे ना अरिस्टोक्रेसी क्लास, सिर्फ अरिस्टोक्रेसी क्लास के ही साथ मैरिज करवाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप का अरिस्टोक्रेसी बॉय है, उसकी शादी किसके साथ होगी, अरिस्टोक्रेसी क्लास की लड़की से ही होगी, किसी भी देश की। तो ये सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मैरिज अपने बच्चों की अमीर अमीर के साथ ही करवाता था, ऐसे याद रख लो। और लास्ट में बात करें, इनकी प्रपोर्शन क्या थी समाज में, स्मॉल थी, स्मॉल थी, इनकी संख्या स्मॉल थी। इसको याद रखने का तरीका, अब हमारी सोसाइटी में अमीर लोग ज्यादा होंगे या गरीब लोग होंगे, गरीब लोग ही ज्यादा होंगे, अमीर लोग क्या होंगे, वो कम होंगे। तो इनकी संख्या क्या थी सोसाइटी में, अरिस्टोक्रेसी की क्या थी, स्मॉल प्रोपोर्शन में रहते थे। आई होप ये सारा का सारा क्राइटेरिया आपको अरिस्टोक्रेसी का अच्छी तरह समझ आ गया। अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, एक्सप्लेन अबाउट द अरिस्टोक्रेसी क्लास इन द यूरोप, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको बढ़िया तरीके से लिखने हैं। आगे बात करते हैं न्यू मिडिल क्लास, जो समाज में नई मिडिल क्लास बनी थी, उसका एमर्ज कैसे हुआ और उसमें कौन कौन सी लोग शामिल थे, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं एमरजेंस कैसे हुई, ये लोग कैसे, उत्थान कैसे हुआ इन लोगों का। तो बात है वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप की बात है। जब ना यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, मतलब यहाँ पर कारखाने वगैरह लगने शुरू हो गए और वो जरा ट्रेड बढ़ी। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना। तो एक सोसाइटी में नई क्लास बनी जिसको क्या बोला जाता है, न्यू मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास या कमर्शियल क्लास। ये तीनों के बारे में अगर आ जाए तो सेम ही लिखना है। तो सोसाइटी में क्या हुआ, वेस्ट और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसके चक्कर में ट्रेड भी बढ़ गया, व्यापार भी बढ़ गया और सोसाइटी में एक नए समाज की स्थापना हुई जिसको क्या बोला जाता है, या तो मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, या क्या बोला जाता है वर्किंग क्लास, ये वर्क करती थी, या कमर्शियल क्लास जिनके पास पैसे आने शुरू हो गए थे। अब सोसाइटी में अरिस्टोक्रेसी के साथ साथ ये कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास या न्यू मिडिल क्लास भी अब शामिल हो गई थी। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। तो आपने कुछ कैटेगरी याद रखनी है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बड़े बड़े कारखानों के मालिक इसमें शामिल थे। बिजनेसमैन जो बिजनेस करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो भी शामिल थे। और प्रोफेशनल जो अपने काम में पूरे के पूरे प्रोफेशनल होते हैं। अब बेसिकली एक बात यहाँ पर नोट रखनी है, ये वाली जो क्लास थी ना, ये एजुकेटेड क्लास थी। मतलब ऐसे बिजनेस ऐसे तो नहीं होता ना, अगर दिमाग में कुछ होएगा, एजुकेशन होएगी हमारे पास, तभी हम ये तीनों बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं और बिजनेस बन सकते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी क्या थी, उनको तो ऐशो आराम, जैसे राजे महाराजाओं के बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनको तो पक्की पकाई खीर मिली थी, वो तो अपने पेरेंट्स के पैसे पे एंजॉय कर रहे थे। और ये जो क्लास थी ये क्या थी, इन्होंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए और ये समाज में नए उत्थान हुआ, नया इमरजेंस हुआ उनका। और ये लोग बिलीव किस में रखते थे, बिलीव इन नेशनल यूनिटी, ये यूनिटी में विश्वास रखते थे क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी भाई, और समाज में कम संख्या किसकी थी, अरिस्टोक्रेसी की, और उनको ही सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। तो इसी चीज से इनको परेशानी थी, एक तो ये एजुकेटेड थे और एक इनको
को पूरी की पूरी समझ थी। तो ये लोग ना विरोध करने लग गए अरिस्टोक्रेसी क्लास का, इसीलिए इस मेन हेडिंग का नाम क्या है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोपियन नेशनलिज्म क्या है, उसका ये भी कारण था, न्यू मिडिल क्लास का नया इमरजेंस हुआ और उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, एजुकेशन दी, और एजुकेशन की हेल्प से क्या हुआ, उनको उनके राइट्स पता चले और वो खिलाफ होने लगे किसके, अरिस्टोक्रेसी क्लास के। वो लोग ये बोलने लगे हमें सुख सुविधाएं सिर्फ अरिस्टोक्रेसी को नहीं मिलनी चाहिए, जो हकदार है उसको ही मिलनी चाहिए। और लास्ट में इनका एम क्या था, अबॉलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। अबॉलिश का मतलब होता है खत्म होना, अरिस्टोक्रेसी मैंने बता ही दिया, प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुख सुविधाएं। ये जो जन्म के आधार पे सुख सुविधाएं अरिस्टोक्रेसी क्लास को ही मिलती थी, सिर्फ वो उसके खिलाफ थे। वो बोलते थे कि सभी को समाज में बराबरी का हक है और क्या होना चाहिए, सभी चीजें बराबरी से मिलनी चाहिए, जो हकदार है उसको भी मिलनी चाहिए। आई होप ये अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम में या तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा या अलग अलग क्वेश्चन आएगा। वैसे भी नोट्स में मैंने सारा कुछ डाल दिया, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो इसके बाद ना हम मेन हेडिंग की अगली वाली हेडिंग 2.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। अब बेसिकली जैसे हमने पिछली स्लाइड में क्या डिस्कस कर लिया, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास। और जो न्यू मिडिल क्लास थी वो फ्रीडम चाहती थी, ठीक है। तो बेसिकली इस वाली हेडिंग में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स कौन होते हैं, लिबरल्स का मीनिंग क्या होता है, और उनके लिए जो नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, कहाँ तक स्टैंड करती है, उनके लिए देशभक्ति क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2-3 बंदों से पूछोगे, पहले से पूछोगे हाँ भी तेरे लिए देशभक्ति क्या है, तो वो बोलेगा हाँ भी करप्शन अच्छी तरह खत्म होनी चाहिए, मेरे लिए तो वही देशभक्ति है। अगले पर्सन से पूछोगे हाँ भी तेरे लिए देशभक्ति या राष्ट्रवाद क्या है, तो वो बोलेगा हाँ भी अगर ना देश की सरकार सही ढंग से काम करनी शुरू कर देना तो मेरे लिए वो देशभक्ति है। तो हर एक पर्सन के लिए देशभक्ति की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो इस स्लाइड में हम यही डिस्कस करेंगे, जो लिबरल्स लोग थे उनके लिए देशभक्ति क्या थी, उनके लिए देशभक्ति का सिनेरियो क्या था, और लिबरल्स का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आओ इस हेडिंग का हम करते हैं ऑपरेशन। अब यहाँ पर हम ना सबसे पहले इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। और लिबर है ना, इसमें रूट वर्ड क्या है, लिबर। लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्री या फ्रीडम से ले लो। तो समाज में ऐसा ग्रुप जो फ्रीडम के ऊपर विश्वास रखता था, वो बोलता था हाँ भी अरिस्टोक्रेसी क्लास को सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, वो बोलता था हाँ भी डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए। तो वो सेक्शन कौन सा था, लिबरल सेक्शन था। इसमें बेसिकली जो हमने पीछे मिडिल क्लास वाले लोग पढ़े ना, ये सारे के सारे वही सेक्शन के लोग हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाँ भी लिबरल्स में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो न्यू मिडिल क्लास में जितने लोग शामिल थे जो क्या करते थे, डेमोक्रेसी के हक में थे, तो बेसिकली वही लिबरल्स लोग कहलाते थे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, हाँ भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, लिबर को एक्सप्लेन करो। तो लिबर लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। ऐसे लोग, ऐसा लोगों का ग्रुप जो समाज में फ्रीडम के ऊपर विश्वास रखते थे, समाज में, सोसाइटी में सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए और ये सोचते थे। तो लिबरलिज्म क्या चाहते थे, फ्रीडम बेस्ड नेशनलिज्म। उनके नजरिए से नेशनलिज्म तभी आ सकती है जब लोगों को सोसाइटी में फ्रीडम मिलेगी। और हम उनकी डिमांड्स को डिस्कस करेंगे, एक तो उनकी पॉलिटिकल डिमांड और एक इकोनॉमिक्स डिमांड्स। तो जो लिबरल्स लोग थे वो नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना फ्रीडम से मानते थे। अगर फ्रीडम होएगी तभी देशभक्ति की भावना लोगों में होगी, तभी लोगों को फ्रीडम मिलेगी। तो उनकी 2 डिमांड थी, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। और जैसे जैसे मैं ये आपको टॉपिक करवाऊंगा ना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। से हर बंदे की डिमांड अलग होती है। जैसे मेरी पॉकेट मनी की डिमांड क्या होगी, मेरी पॉकेट मनी बढ़ जाए। जैसे आपकी स्कूल की डिमांड क्या होगी, हाँ भी लेक्चर कम लगे, पढ़ाई कम हो, तो आपके लिए वो एक आजादी है। वैसे ही उनके लिए 2 स्फेयर थे, 2 क्राइटेरिया थे। पॉलिटिकल में डिस्कस करेंगे वो राजनीति में क्या क्या फ्रीडम चाहते थे वो, और इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे हम डिस्कस, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या फ्रीडम चाहते थे, वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल स्फेयर में वो लोग, उनकी डिमांड क्या थी। पहली डिमांड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरल्स लोग ये चाहते थे कि समाज में लॉ के आगे सभी इक्वल होने चाहिए, चाहे वो राजा है, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी क्लास है, वो सभी क्या है, लॉ के आगे बराबर होने चाहिए। सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना चाहिए सोसाइटी, और ये उसकी पॉलिटिकल डिमांड में आता था। आगे पॉलिटिकल में क्या चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। वो बोलते थे हाँ भाई कंसेंट से बननी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, लोग जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे वही उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाला बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी राजा ने उनके देश के ऊपर अटैक किया तो वो उनका राजा बन गया, तो वो तो क्या आएगा, उनके ऊपर जुल्म भी कर सकता है।
पर वो चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, कंसेंट से बने, लोगों से पूछ के बने, जिसको लोग पसंद करे वही उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। अगली पॉलिटिकल डिमांड क्या थी लिबरल्स लोगों की? राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी जनता में। कैसे? राजा जिसकी भी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था, जिसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता था, राजा कर लेता था। तो लोग ये चाहते थे लिबरल्स वाले कि हाँ भी हमारी प्रॉपर्टी हमारी ही रहे, राइट ऑफ प्रॉपर्टी ही मांग रहे थे एक तरीके से, ऐसे याद रख लो। अगली बात पॉलिटिकल डिमांड में क्या है? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी प्रिविलेजेस। जो भी राजे महाराजे के रिश्तेदार और उनके बच्चों को प्रिविलेजेस, सुख सुविधाएं मिल रही थी, वो सिर्फ उनको ही मिलनी थी, समाज में दूसरे लोगों को नहीं मिल रही थी। वो ये चाहते थे समाज में सभी कुछ इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। आई होप ये पॉलिटिकल स्फेयर या पॉलिटिकल डिमांड वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जो लिबरल्स लोग थे उनकी पॉलिटिकल डिमांड क्या क्या थी उसको एक्सप्लेन करो, तो आपने ये वाला क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद उनकी इकोनॉमिक डिमांड क्या थी, मतलब पैसे को रिलेटेड उनकी क्या क्या डिमांड थी जिसकी वो डिमांड करते थे। तो पहली है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। वो लोग क्या चाहते थे, राजे से पूछना ना पड़े, मतलब मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो मेरे को राजे के पास ना जाना पड़े, हाँ भी राजा साहब मैं ये बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए थी, जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगे हुए थे वो माफ होने चाहिए थे। इस पॉइंट का कहने का ये मतलब है। उसके बाद अगला इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा, अबोलिशन ऑफ डिफरेंट करेंसी वेट एंड मेजरमेंट। अबोलिश का मतलब होता है खत्म होना। तो वो लोग ये चाहते थे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो करेंसी थी, मतलब एक ही राज्य में रह रहे हैं उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग करेंसी थी। वो लोग चाहते थे हाँ भी एक राज्य की एक ही करेंसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, 28 स्टेट्स है तो 28 स्टेट्स में 28 करेंसी चले तो इंडिया चल नहीं सकता। और डिफरेंट वेट और मेजरमेंट में भी चीटिंग की जाती थी, वो डिफरेंट डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 किलो का दूध लेने गए हो तो 1 किलो से कम मिले, और एक जगह पर 1 किलो से और भी कम मिले, तो वहां पर क्या थे, मेजरमेंट करने वाले जो इंची टेप ऐसे समझ लो तो अलग अलग थे। मतलब एक जगह पर वो चीज कम मिलती थी, एक जगह पर और भी कम मिलती थी। वो लोग कहते थे कि सभी चीज स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, एक ही तरीके से सभी लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पर रहता है। अगली बात इकोनॉमिक्स डिमांड में क्या चाहते थे, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। इसका कहने का ये मतलब है जो स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, मनाही थी, अभी आप ये नहीं कर सकते, जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी मार्केट्स को लेके या उनके बिजनेस को लेके, वो बोलते थे हाँ भी अब ये खत्म होनी चाहिए। जैसे आजकल हम कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो हम किसी से पूछते नहीं है, हम अपना बिजनेस अपने तरीके से शुरू कर सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक शिक्षण में क्या था, बेसिकली यहाँ पर एक आपने बात याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एलए की, एलए क्या है, एक कस्टम बैरियर है। अब कस्टम बैरियर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए से हमने बी पॉइंट तक जाना है और बीच में 4-5 कस्टम बैरियर है। मतलब यहाँ पर भी जाओगे तो एक टूल टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाओगे तो टूल टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाओगे तो टूल टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे क्या होता था, चीजों का रेट बढ़ जाता था। वो लोग ये चाहते थे हाँ भी इतने नाजायज जो टूल टैक्स है, कस्टम बैरियर है, उसको खत्म किया जाए। कस्टम बैरियर को क्या बोला जाता था फ्रेंच लैंग्वेज में, एले। तब एले को खत्म करने के लिए लोगों ने ग्रुप बनाया। तो वो स्टोरी क्या है, तब कुछ लिबरल्स लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, जोलवरी। जोलवरी क्या है, एक ग्रुप का नाम है जो एलए मतलब कस्टम बैरियर के खिलाफ था। आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई कस्टम बैरियर को खत्म करने के लिए ऐसा कौन सा लिबरल्स लोगों का ग्रुप बना था जिन्होंने उनका विरोध किया। तो वो कौन सा ग्रुप था, जोलवरी। वो किसके खिलाफ था, एलए मतलब कस्टम बैरियर के खिलाफ था। कब बना था, 1834 बनाया। कौन कौन से देशों ने था, पर्शिया एंड जर्मन के कुछ स्टेट्स ने मिलकर बनाया था। और एक उन्होंने एक और भी अच्छा काम किया था, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ पर करेंसी भी अलग अलग थी। तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करके जो करेंसी 30 करेंसी चलती थी, मतलब एक ही जगह पर 30 करेंसी चल रही है, तो उन्होंने इसका विरोध करके क्या किया, 30 से 2 करेंसी कर दी। तो ये अच्छा काम जोलवरी ने किया। एक तो कस्टम बैरियर के खिलाफ थे और एक करेंसी कितनी कर दी, 30 से 2 कर दी। यहाँ पर ना आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए। कौन कौन से, एक तो लिबरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, वो आपका कवर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो लिबरल्स लोगों की पॉलिटिकल डिमांड थी वो क्या थी, वो कवर हो गया। तीसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक डिमांड क्या थी लिबरल्स लोगों की, वो कवर हो गया। और चौथा क्वेश्चन लास्ट वाला एलए और गुजोरवली के ऊपर बनता है, वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया ही हो। वैसे भी आपको ये सारा का सारा डाटा मेरे बढ़िया नोट्स में मिलेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारी की सारी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो आगे हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हम इसी हेडिंग का अगला सब पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं 2.3, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। बेसिकली इसी हेडिंग में ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्टोरी, एक कहानी। कहानी किससे रिलेटेड है, आफ्टर 1815, 1815 के बाद वाली सिचुएशन क्या थी, और कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है।
मतलब एक स्टोरी देखेंगे कि 1815 के बाद क्या हुआ और बेसिकली दूसरी बात क्या करेंगे डिस्कस 1815 से कंजर्वेटिव्स का क्या लेना देना है और कंजर्वेटिव होते क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी हेडिंग का हम करते हैं ऑपरेशन। बहुत बड़ी बातें करने से पहले ना थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसा लोगों का ग्रुप, ऐसी सोच बोल सकते हो जो मोनार्की के हक में हो, जो कहती हो हाँ भी राजे महाराजाओं का राज ही होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हो, उसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव्स। इसके उलट समाज में दूसरे लोग क्या थे, लिबरल्स लोग थे, लिबरलिज्म पे विश्वास रखते थे। और दोनों का ध्यान रखना है आपको ना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स लोग। तो कंजर्वेटिव्स क्या थे, मोनार्की के हक में थे, डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ लिबरल्स लोग डेमोक्रेसी के हक में थे और मोनार्की के खिलाफ थे। आई होप ये मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं मेन स्टोरी के ऊपर, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनते होते हैं। तो बात है 1815 की, जैसे आपकी हेडिंग में लिखा था। यहाँ पर ना कुछ कंजर्वेटिव्स आपस में हाथ मिला लिया। वो कंजर्वेटिव्स कौन कौन से देश से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इन सभी ने मिलके क्या किया, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध कर दिया। तो बेसिकली ये सभी पावर्स ने मिला के ना नेपोलियन को हरा दिया। और हराया कहाँ पर नेपोलियन को, वाटरलू में। वाटरलू एक बेल्जियम में जगह है, वहां पर नेपोलियन के साथ इन सभी कंजर्वेटिव्स की लड़ाई हुई और जिन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हरा के और जगह जगह पर यूरोप के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर आपके मन में आया होगा, हाँ अभी सर नेपोलियन भी तो कंजर्वेटिव्स था, तो उससे दूसरे कंजर्वेटिव्स को क्या दिक्कत थी। ध्यान से समझना, नेपोलियन जो था वो था कंजर्वेटिव्स। अब नेपोलियन को हराया किसने, कंजर्वेटिव्स ने हराया, जिसमें ये सारे देश शामिल थे, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया जैसे देश सारे शामिल थे। वो सारे कंजर्वेटिव्स ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कंजर्वेटिव का मतलब होता है बुराई, यहाँ पर भी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, बुराई। तो बेसिकली बुराई को बुराई ने हराया, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंगली, कंजर्वेटिव जो न्यू कंजर्वेटिव्स थे वो अपने अकॉर्डिंगली समाज को चलाना चाहते थे, वो नेपोलियन से तंग आ गए थे। यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया। अभी तक दो चीजें हमने की हैं, एक मीनिंग कर लिया कंजर्वेटिव्स का और एक स्टोरी कर ली कि नेपोलियन को किस कंजर्वेटिव्स ने, कौन कौन से कंजर्वेटिव्स ने हराया, कब हराया, कौन सी जगह में हराया, ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो है इसका वो है ट्रीटी ऑफ वीना, जो कब हुई थी, 1815 में। स्टोरी ये है कि जब नए कंजर्वेटिव्स के पास सारा का सारा यूरोप आ गया और फ्रांस भी आ गया, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का राजा था, फ्रांस के ऊपर भी कब्जा कर लिया। और बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ये सारे कंजर्वेटिव्स ने, मतलब नेपोलियन को हराने के बाद ये न्यू कंजर्वेटिव्स थे, ये वाले जो देश थे, वहां पर उन्होंने एक मीटिंग बनाई और इस मीटिंग का नाम क्या रख दिया, ट्रीटी ऑफ वीना। वीना एक जगह का नाम है और ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट्स। क्या क्या एग्रीमेंट्स किए न्यू कंजर्वेटिव्स में, वो सारा मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और इस मीटिंग का होस्ट कौन बना, इसको होस्ट किसने किया, तो एक बंदे का नाम याद रखना है, ड्यूक मैटरनिक। मैटरनिक एक ऑस्ट्रेलियन काउंसलर था, ऐसे ही याद रखना है बंदे का नाम। तो उसने इस मीटिंग्स को क्या किया, लीड किया। ये ऐसे समझ लो कंजर्वेटिव्स का बॉस था। अब इस मीटिंग्स में उन्होंने क्या क्या डिस्कशन की, किस किस के ऊपर काम किया, तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका, बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए फ्रांस की एक्सपेंशन को रोकने के लिए। फ्रांस की ही एक्सपेंशन को क्यों रोका गया, क्योंकि बेसिकली नेपोलियन ने ना आते ही फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, ये आपको पता है। यहाँ पर क्या किया नेपोलियन ने, फ्रांस की जितनी भी सीमा थी उससे ज्यादा फ्रांस को एक्सपेंड कर दिया, मतलब बढ़ा लिया। यहाँ पर ना आपको मैप और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बेसिकली करने क्या वाले हैं, फ्रांस के ऊपर कब्जा किया हुआ है नेपोलियन ने, और फ्रांस के साथ साथ नेपोलियन ने आसपास की जगह के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, मतलब ये सारी फ्रांस के अंडर है। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी यहाँ पर, बेसिकली जो फ्रांस की इंस्पेक्शंस को रोकने के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए। मतलब अब करने क्या वाले हैं, मान लो ये वाला जो कब्जा हुआ है, इसको छुड़ा के किसी और देश को दे देंगे, हाँ भी इसको तू संभाल। अब इसको छुड़ा के इस वाले पार्ट को किसी और को दे देंगे और इस वाले पार्ट को छुड़ा के किसी और को दे देंगे। यहाँ पर इनका बेसिकली एम क्या था, फ्रांस की जो एक्सपेंशन हुई थी उसको रोकना, मतलब जो फ्रांस बढ़ गया था उसको कम करना, फ्रांस की पावर को कम करना, ताकि कोई और बंदा आके यहाँ पर राज ना करे। आई होप ये मैप का थोड़ा सा आपको समझ आ गया। अब आपको पॉइंट और भी अच्छी तरह समझ आएंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो फ्रेंच टेरिटरीज हैं, बहुत सारे फ्रांस की जो जगह है वो बहुत सारे देशों में बांट दी। जैसे कौन कौन से देशों में बांट दी, पर्शिया,
ऑस्ट्रिया और रशिया। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने मैप में बताया ना, बहुत सारे पार्ट्स नेपोलियन ने फ्रांस में कब्जा किया हुआ था आसपास। उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हराने के बाद न्यू कंजर्वेटिव्स ने सभी पार्ट्स को अलग अलग देशों में बांट दिया ताकि फ्रांस की पावर दोबारा से ना आ सके। लास्ट में एक ना डायनेस्टी थी, वो रिस्टोर होगी थी। वो कौन सी डायनेस्टी थी? बर्बन डायनेस्टी। जैसे नेपोलियन कब आया था? 1804 में। 1804 में नेपोलियन के आने के बाद ये बर्बन डायनेस्टी थी ना, वो खत्म हो गई थी, उनकी पावर कम हो गई थी। ये राजे महाराजों का ग्रुप था, बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जैसे ही उनको पता चला हाँ अभी कंजर्वेटिव न्यू ने हरा दिया है नेपोलियन को, सारी की सारी पावर उन्होंने बांट दी है नेपोलियन की। उस समय में जो बर्बन डायनेस्टी की पावर खत्म हुई थी, वो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जैसे ही उनको पता चला हाँ अभी नेपोलियन की पावर चलेगी, ये रिस्टोर होगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जिसकी पावर क्या थी, नेपोलियन के समय कम थी, मतलब खत्म हो गए थे और दोबारा से रिस्टोर हुई थी, वो कौन सी थी? बर्बन डायनेस्टी। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन कवर हो गए। जैसे पहले पूछा जाएगा हाँ भी कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, वो आपने बताना है। दूसरी, नेपोलियन को किसने हराया, क्यों हराया, कैसे हराया, वो बताना है आपने। कौन कौन से देश शामिल थे। और लास्ट में ट्रीटी ऑफ वियना के क्वेश्चन बनते होते हैं। वैसे मैंने नोट्स में सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये 2.3 हेडिंग आपको बेसिकली अच्छी तरह समझ आ गई। के बाद डिस्कस करते हैं हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप वाली सेकंड नंबर वाली जो हेडिंग है, उसका लास्ट सब पॉइंट जिसका नाम क्या है? द रेवोल्यूशनरीज। ये है 2.4। ये इस हेडिंग का लास्ट सब पॉइंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली मेन हेडिंग। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेवोल्यूशनरीज के बारे में। रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी। इसमें आपको एक क्रांतिकारी का नाम याद रखना पड़ेगा, बस एक ही आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग मेन है। और साथ में आपको कुछ और डाटा भी याद रखना पड़ेगा जो आपको मैं यहाँ पर साथ साथ बताता रहूंगा। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज का मतलब होता है, जैसे मैंने पीछे बताया है, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी क्या मतलब क्या होता है? जो देश में रेवोल्यूशन लेके आते हैं, जो देश को चेंज करना चाहते हैं अच्छे वे में, उसको क्रांतिकारी बोला जाता है। जैसे इंडिया के बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत सारी हेल्प की है। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया? रेवोल्यूशनरीज ऐसे पीपल्स का ग्रुप होता है जो किसके खिलाफ होता है? मोनार्की के खिलाफ, मतलब राजे महाराजाओं के राज के बिल्कुल खिलाफ होता है। उसको क्या बोला जाता है? रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं जो रेवोल्यूशनरीज हुए हैं उनका एम क्या है, उनके पीछे क्या सोच है, क्यों वो रेवोल्यूशन लेके आए। तो इनका एम है, वो लोग ट्रांसफर करना चाहते थे मोनार्की टू डेमोक्रेसी, मतलब मोनार्की को खत्म करना चाहते थे और समाज में डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते थे। ये उनका मेन एम था। और साथ साथ दूसरा एम भी है उसका, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। वो नेशन स्टेट्स की क्रिएशन में विश्वास रखते थे। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है? मान लो इटली है, फॉर एग्जांपल इटली का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन आगे आपको आएगा, बड़े ध्यान से समझना। इटली हमें पता है 7 पार्ट्स में डिवाइड था। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है? ये 7 के 7 पार्ट्स के ऊपर अलग अलग राजे महाराजे राज कर रहे थे। बेसिकली वो लोग ये चाहते थे, रेवोल्यूशनरीज लोग, कि ये सातों के सातों पार्ट ना एक ही पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसको बोला जाता है नेशन स्टेट्स। इसको मैंने पीछे भी इलेबोरेट किया था। वो लोग चाहते थे हाँ भी एक ही अथॉरिटी उसके ऊपर राज करे। हो सकता है कई लोगों के लिए ये डेमोक्रेसी ना हो, ये डिक्टेटरशिप ही हो, पर रेवोल्यूशनरीज आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपने यही याद रखना है। एक तो नेशन स्टेट्स के ऊपर फोकस रखते थे और एक क्या थे, वो मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी को लेके आना चाहते थे। मैंने इटली बोला ना, इटली को भाई ध्यान से दिमाग में रखना। और एक बंदे का नाम भी बताऊंगा, वो भी आपने याद रखना है। एग्जाम्पल में हम रेवोल्यूशनरीज में करेंगे एक ही बंदे की एग्जाम्पल, जो है जोसेफ मजीनी। ये एक रेवोल्यूशनरी है, ये क्रांतिकारी है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं। जोसेफ मजीनी और इटली को रट्टा लगा लो, आगे मैं आपको सारा बताऊंगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये था इटालियन रेवोल्यूशनरीज, मतलब इटली से बिलोंग करता था, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी था। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1807 में जिनोवा में। एक जगह का नाम है भाई। 2 फैक्चुअल डिटेल याद आ गई आपको। हाँ भी इटली से बिलोंग करता था। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। आगे ना ये वाले टाइम पीरियड में ना बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बननी शुरू हो गई थी। हमने पीछे पढ़ा ना, न्यू कंजर्वेटिव्स के पास अब पावर आ गई है। तो बेसिकली न्यू कंजर्वेटिव्स ना लोगों को ज्यादा तंग करने लग गए थे। उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी लोगों के ऊपर। तो कुछ क्रांतिकारियों ने क्या किया था, सीक्रेटली सोसाइटी बनानी शुरू कर दी थी। मतलब मीटिंग्स करते थे और सीक्रेटली क्या करते थे, डिस्कशन करते थे कहाँ पर कैसे हमने रेवोल्यूशन लेके आनी है। तो उसको सीक्रेट सोसाइटीज बोलते हैं। यहाँ पर आपने 2 सीक्रेट सोसाइटी इंपॉर्टेंट आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग आपने याद रखनी है, जो किसने बनाई थी? जोसेफ मजीनी ने। पहली है यंग इटली, जो कहाँ पर है? मर्सलिस, एक जगह का नाम है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। इनका एम क्या था? इटली को यूनिफाई करना। इटली के बहुत सारे पार्ट्स, जो 7 पार्ट्स है, उसको एक ही पार्ट बनाना। एक तो ये एम था। दूसरी उनकी सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या है? यंग यूरोप। कहाँ पर है? बर्न, एक जगह का नाम है। बेसिकली इनका एम क्या था? हाँ भी यूरोप
यूरोप को क्या करना, यूनिफिकेशन करना, मतलब यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में जो खिचड़ी फैली हुई थी उसको सही करना, उसका मतलब क्या करना, यूनिफिकेशन करना। तो ये टू सीक्रेट सोसाइटी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे उसने बहुत सारी और भी सीक्रेट सोसाइटीज बहुत बहुत जगह पर बनाई। इसमें आपको एज इट इज देशों के नाम याद रखने पड़ेंगे, जिसमें पहला है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड एंड फ्रांस के कुछ पार्ट्स में उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। और लास्ट में हम मैट्रिक ने एक वर्डिंग बोली थी, जो ड्यूक मैट्रिक हमने पीछे पढ़ा है, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना करवाई थी, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया। उन्होंने वर्डिंग किसके बारे में कही थी, यूसुफ मिज़ीनी बारे क्या बोला था, मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का। इसने किसको बोली, मैटरनिक ने बोली। किसको बोली, जोसेफ मिज़ीनी को बोली। उसने बोला ये समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये वाला बंदा। ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों के विचार अलग अलग थे, तो इसलिए मैट्रिक ने बोला जोसेफ मिज़ीनी को कि ये समाज के लिए सबसे डेंजरस एनिमी है। यहाँ पर आपका एक एक नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ गए और 5 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बताता हूँ कौन सा। एक एक नंबर वाले कौन से पूछे जाएंगे, जैसे रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं ये पूछा जाएगा, रेवोल्यूशनरीज का एम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, जोसेफ मिज़ीनी के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ से बिलोंग करते थे, इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, ये कौन से रेवोल्यूशनरीज थे ये पूछा जा सकता है। आगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनता होता है, टू सीक्रेट सोसाइटी क्रिएटेड बाय या फाउंडेड बाय किसके द्वारा, जोसेफ मिज़ीनी के बारे में। तो ये दोनों के बारे में बताना है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने बनाई, ये जगह के नाम बताने हैं, और भी कौन सी कंट्रीज में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई तो ये बताना है। और मैट्रिक ने जोसेफ मिज़ीनी को क्या बोला, ये आपने वर्डिंग एज इट इज याद रखनी है। आपको वर्डिंग आएगी द मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर किसने बोला, तो आपने ये बताना होगा एग्जाम में, वर्डिंग एज इट इज आती होती है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन अबाउट द रेवोल्यूशनरी ऑफ यूरोप। तो सारा डाटा आपने यहाँ पर लिख देना है। वैसे भी मैंने नोट्स में सारी की सारी चीजें दी है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारी हेडिंग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, जिसके 4 सब पॉइंट हमने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिए। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी अगली मेन हेडिंग, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। कब से लेके कब तक, 1830 से लेके 1848। बेसिकली ये थर्ड वाली मेन हेडिंग है। हम इसमें डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, ऐसी एज, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें बहुत सारी रेवोल्यूशन आई, रेवोल्यूशन क्रांतियां आई, जो क्रांतिकारी लेके आए। कब से लेके कब तक, 1830 से लेके 1848, मतलब अप्रोक्स 18 साल तक। ये कितनी रेवोल्यूशन, कौन कौन सी जगह पर रेवोल्यूशन आई, कौन कौन सी जगह पर जो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, डिक्टेटरशिप को खत्म करके डेमोक्रेसी को स्थापित करने की कोशिश की। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं ऑपरेशन। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है कि 1830 से लेके 1848 तक बहुत सारी रेवोल्यूशंस आई, जो मैं आगे डिस्कस करवाऊंगा। लेके कौन आया, रेवोल्यूशनरीज लेके आए, जिसको क्या बोला जाता है, लिबरल्स लोग भी बोला जा सकता है और नेशनलिस्ट भी बोला जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि इस टाइम पीरियड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारी रेवोल्यूशनरीज लेके आए, जिनको क्या बोला जाता है, लिबरल्स भी बोला जा सकता है और नेशनलिस्ट भी बोला जा सकता है। इन सभी का मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है, जो राष्ट्र को, जो देश को प्यार करते हैं। और इसमें ना हम बेसिकली 3 मेन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 कहानियां समझ लो, ठीक है, 3 इंसिडेंट समझ लो, 3 रेवोल्यूशन समझ लो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट में हम कौन सी रेवोल्यूशन देखेंगे, जुलाई रेवोल्यूशन। इसका एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन जुलाई रेवोल्यूशन। तो जो मैं बताऊंगा वो आपने लिखना है। स्टोरी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ। पीछे मैंने पढ़ाया है न्यू कंजर्वेटिव के पास पावर आ गई। न्यू कंजर्वेटिव ने कौन सा राजा घोषित कर दिया था फ्रांस का, बर्बन किंग्स को, ठीक है। तो बर्बन किंग लोगों को बहुत ज्यादा तंग करने लग गए थे, जिसके चक्कर में बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई। तो रेवोल्यूशनरीज ने इकट्ठा होकर बर्बन किंग्स की पावर को खत्म किया। यहाँ पर लिखा है ना, बर्बन किंग्स लॉस्ट द पावर। तो हुआ यूं, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बर्बन किंग्स की पावर को हिला के रख दिया था। और बर्बन किंग्स के बाद कौन राजा बना, लुइस फिलिप्स। तो आपने थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना है, पहले नेपोलियन, फिर न्यू कंजर्वेटिव्स आए। न्यू कंजर्वेटिव में कौन आया, बर्बन किंग फ्रांस का राजा बना, फिर उसके बाद कौन बना, लुइस फिलिप्स। बस ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखना है। तो लुइस फिलिप्स ने ये सारी क्रांतिकारियों की जोश को देखते हुए डर गया, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, मोनार्की का मतलब होता है राजे महाराजाओं का राज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है, हाँ भी मोनार्की तो है, राजे महाराजों का राज तो है, पर राजे को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो बात माननी पड़ेगी जो लिखी है आम लोगों के लिए। तो यही जुलाई रेवोल्यूशन थी, जो जुलाई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में। देश का नाम याद रखना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पुट हो सकते हैं आपको फर्स्ट इंसिडेंट से। एक तो जुलाई रेवोल्यूशन ये पूरी लिखोगे, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सप्लेन करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब क्या बना, राजे को भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। आई होप ये फर्स्ट इवेंट आपको अच्छी तरह
समझ आ गया। उसके बाद सेकंड इवेंट छोटा सा ही है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पर हुआ था सेकंड इवेंट? इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल एक जगह है, बताता हूँ क्या स्टोरी क्या है। तो बेसिकली जैसे ही जुलाई रेवोल्यूशन आई फ्रांस में, तो इसका असर ब्रुसेल्स बेल्जियम में एक जगह है, उसको बोला जाता है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स किसके कब्जे में था? नीदरलैंड के कब्जे में था। तो नीदरलैंड ब्रुसेल्स के ऊपर बड़ा जरा अत्याचार करता था। जैसे ही जुलाई रेवोल्यूशन आई तो ब्रुसेल्स में जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, सेपरेट कर लिया अपने आप को, विद्रोह करके किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। तो सेकंड इवेंट से कौन सा क्वेश्चन बनता होता है? एक छोटा सा क्वेश्चन बनता होता है, हाँ भी, जो ब्रुसेल्स था वो किसके कब्जे में था? नीदरलैंड के। और ब्रुसेल्स देश को किसने इंस्पायरेशन दी? तो जो जुलाई में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी, जो फर्स्ट इवेंट में हमने डिस्कस किया, वो वहां से उसको इंस्पायरेशन मिली थी, जिससे वो नीदरलैंड से अलग हो गया। आई होप ये सेकंड इवेंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं थर्ड रेवोल्यूशन कहाँ पर हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो ये है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक एक देश का नाम है, इंडिपेंडेंस मतलब आजाद कैसे हुआ। ये आपको पेट क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जितना करवाऊंगा आपने उतना ही लिखना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है, ग्रीक जो था ना वो किसके अंडर था? ओटोमन एम्पायर के अंडर था। कौन सी सेंचुरी थी? 15th सेंचुरी से जो ग्रीक था ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ग्रीक में बेसिकली क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी थी। और ओटोमन एम्पायर जिसने ग्रीक के ऊपर कब्जा किया हुआ था, किससे बिलोंग करता था? मुस्लिम धर्म से। मतलब मुसलमान जो लोग ओटोमन एम्पायर के रहने वाले थे, उन्होंने ग्रीक के जो क्रिश्चियन धर्म के लोगों के ऊपर कब्जा किया हुआ था, ऐसे समझ लो। कब से किया हुआ था? 15th सेंचुरी से। इसका आपको अच्छी तरह समझ आएगा। यहाँ पर मैं आपको मैप शो करता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पर मैं ना आपको 2 मैप शो किए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रीक है जो वो पुराने समय में कैसा था, और ग्रीक जो नए समय में कैसा है, आज के समय में जिसको बोला जा सकता है। ग्रीक देखो, ये वाला इटली के आसपास वाला एरिया क्या कहलाता था? ग्रीक था। यहाँ पर तो अब ग्रीक लिखा हुआ ना, प्रॉपर एक देश बना हुआ है। पर ओल्ड मैप में देखे, जब ओटोमन एम्पायर ये वाले ने कब्जा किया हुआ था, यहाँ पर ग्रीक पूरा इसके अंडर ही था। मतलब हम आगे वाली स्टोरी में ये पढ़ेंगे, हाँ भी ग्रीक इस वाले मैप से यहाँ तक कैसे पहुंचा। मतलब ओटोमन एम्पायर यहाँ पर लिखा है ना, उससे कब्जा छुड़वा के अब ये ग्रीक जो प्रेजेंट में यहाँ पर यूरोप में शो हो रहा है, वो कैसे बना। आई होप ये थोड़ा सा मैप देख के आपको सिनेरियो समझ आ गया। हाँ भी ग्रीक के ऊपर किसका राज था? ओटोमन एम्पायर का राज था। इसको याद रखने का तरीका ऐसे भी याद रख सकते हो, जो ऑटो है, ऑटो से याद रख लो। जो ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा में क्या है, ग्रीस जो होती है ऑटो रिक्शा में डाली जाती है, जिससे ऑटो रिक्शा चलता है, जिसकी चैन चलती है। तो ऐसे याद रख लो, ऑटो रिक्शा में ग्रीस कम हो गई थी। बस ऐसे कुछ भी करके हमने याद रखना है। तो ग्रीक किसके अंडर था? ओटोमन एम्पायर। आगे ग्रीक को भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने इंस्पायर किया, बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, लोग सड़कों पे आए, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाए, क्रांतिकारियों ने बोला ग्रीक को छुड़वाना चाहिए। उसमें से एक बंदे का आपने नाम याद रखना है जिसने बहुत ज्यादा योगदान दिया, जो तक लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो था वो इंग्लिश पोएट था। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर 1 मार्क्स का, कि ऐसा कौन सा बंदा था जिसने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब ग्रीक के लोगों को इंस्पायर किया, रेवोल्यूशनरीज था वो कौन था? लॉर्ड बायरन, जो क्या था? इंग्लिश पोएट था। फाइनली एक ट्रीटी हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, इन क्रांतिकारियों की मेहनत रंग लाई। वो ट्रीटी का नाम क्या है? अजीब सा नाम है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कब हुई? 1832 में। 4-5 बार बोलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। कब हुई थी? 1832। 32 को कैसे याद रखोगे? हमारे जो दांत होते हैं वो 32 है, तो हमने 32 से याद रखना है। 1832 में एक ट्रीटी हुई जिसमें क्या था, ग्रीक को आजाद करवा दिया गया ओटोमन एम्पायर से। यहाँ पर ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ये सारा डाटा लिखोगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी आ सकता है, या आपको आएगा एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आपने सारा डाटा लिखना होगा। आई होप आपको 3 इवेंट्स अच्छी तरह समझ आ गए। इन इवेंट्स को देखते हुए जो डुइक मैट्रिक है उसने एक वर्डिंग और बोली। जो वर्डिंग्स है ना, जिसने बोली उसको ध्यान से आपने याद रखना है। बोला क्या उसने? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। स्नीज का मतलब यहाँ पर होता है छींकना, और कोल्ड का मतलब होता है खांसी जुकाम लगना। इस लाइन का कहने का ये मतलब है, जब फ्रांस में कुछ होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में देखा जा सकता है। लिखा है ना यहाँ पर, जब फ्रांस छींकता है, स्नीज करता है, तो रेस्ट ऑफ द यूरोप क्या होता है? कैच कोल्ड, उसको ठंडी खांसी जुकाम लग जाती है। ये उसने क्यों बोला? मैप दिखाता हूँ आपको, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये है फ्रांस। उसका कहने का ये मतलब था, जैसे पीछे भी देखा है और फर्स्ट इवेंट में भी देखा है, जो जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। जो फ्रांस में जब होता है ना, तो इस फ्रांस क्या करता है, बाकी यूरोप के देशों में इंस्पायर करता है, आप भी वो चीज लेके आओ। मतलब फ्रांस में कोई छींकता है तो सारा यूरोप क्या होता है, उसको खांसी जुकाम लगता ही लगता है। मतलब फ्रांस क्लास के वो बच्चे की जैसे है, इसको प्यास लगती है, जिसको देखते हुए सारी क्लास को भी प्यास लग जाती है। तो सारी क्लास है यूरोप, और वो बच्चा जिसको प्यास लगी है वो है फ्रांस। आई होप ये मैप वाला देख के आपको ये वर्डिंग अच्छी तरह समझ आ गई। एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का ये वर्डिंग का क्वेश्चन आता होता है, हाँ भी ये वर्डिंग किसने बोली, तो इसको बड़ा ध्यान से लिखना है। वैसे भी मैंने सारा डाटा अपने नोट्स में दिया हुआ, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये सारी की सारी हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इस हेडिंग के
भाई 3 सब पॉइंट है, 3.1, 3.2 और 3.3। 3.1 कौन सी है? रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। 3.2 कौन सी है? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 3.3 लास्ट वाली कौन सी है? 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 3.1, जिसका नाम क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग जो 3.1 हेडिंग है, ये भाई क्या लिख दिया उन्होंने? रोमांटिक इमेजिनेशन, और यहाँ पर लिख दिया नेशनल फीलिंग्स। हाँ भी, रोमांटिक इमेजिनेशन से देशभक्ति, राष्ट्रीय फीलिंग्स का क्या लेना देना है? ये लाइन, ये हेडिंग कहना क्या चाहती है? बेसिकली ये वाले सारे राज हम हेडिंग का ऑपरेशन करके करते हैं। हेडिंग करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जो आप रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांस के बारे में सोच रहे हो, वो उस रोमांस के बारे में बात नहीं कर रहा। ये कुछ अलग टाइप के रोमांटिक इमेजिनेशन की बात कर रहा है। कि बेसिकली मैं ना ये हेडिंग करवाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या नेशनल फीलिंग्स को, देशभक्ति को सिर्फ अग्रेसिव तरीके से लड़ाई झगड़ा के, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ हाँ भी हमने अपने देश को बचाना है, आप सभी तैयार हो जाओ, हम सभी लोगों ने मिलकर लड़ना है, लड़ना वर्ड यूज कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, तो बेसिकली क्या लड़ाई झगड़ के अग्रेसिव तरीके से ही देशभक्ति की फीलिंग्स को पैदा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। नहीं क्यों बोल रहा हूँ? कुछ दूसरे और तरीके भी होते हैं जिससे राष्ट्रवाद, नेशनल फीलिंग्स को हम पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वो है रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन में जैसे मैंने पहले बताया है, वो वाला रोमांस की बात नहीं होगी, हाँ भी जो आपके दिमाग में चल रहा है। कुछ अलग टाइप की ये हेडिंग है, कुछ अलग टाइप के ये आर्टिस्ट थे, रोमांटिक आर्टिस्ट, लोगों में जगह जगह जाके नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट करते थे, नेशनल फीलिंग्स को बनाते थे। थोड़ा सा हेडिंग का बेस समझ आ गया? तो बेस से हमने क्या सीखा? जो नेशनल फीलिंग्स है वो रोमांटिक इमेजिनेशन के जरिए पैदा करना। वो कैसे? यहाँ पर जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट हुए हैं, वो नेशनल फीलिंग्स को शेप देते हैं, किसकी हेल्प से? आर्ट से, पोइट्री से, स्टोरीज से और म्यूजिक से। क्या करते हैं? लोगों को राष्ट्रवाद के लिए, नेशनल फीलिंग्स के लिए इंस्पायर करते हैं। तो यही सारा का सारा रोमांटिक इमेजिनेशन में आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है, रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं वो कौन कौन सी चीजों का यूज करके क्या करते हैं? देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं। तो आर्ट, अपने कोई आर्टिस्ट कोई स्केच बना रहा है, जैसे कोई देशभक्ति का स्केच बना रहा है, जिससे लोगों की फीलिंग्स क्या आएंगी? देश के प्रति उनका प्यार बढ़ेगा। पोइट्री कोई गा रहा है जगह जगह पर जाके देशभक्ति की। स्टोरी बता रहा है कोई, अपने देश के सूरवीरों की स्टोरी बता रहा है, जैसे मैं आपको महात्मा गांधी की बताऊं, भगत सिंह की बताऊं, राजगुरु की बताऊं, सुखदेव की बताऊं, तो आपका देश के प्रति प्यार बढ़ेगा। और लास्ट में म्यूजिक, कोई म्यूजिक कंपोज करके, जैसे मैं कोई सॉन्ग गाऊं, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाऊं, जिससे देशभक्ति की भावना पैदा हो लोगों में। और ये सारे आर्टिस्ट क्या करते थे? इन सभी चीजों का यूज करके राष्ट्रवाद, नेशनल फीलिंग्स को पैदा करते थे। इसीलिए इस हेडिंग का नाम क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक का पता चल गया, ये सारे सारे तरीके उसमें रोमांटिक इमेजिनेशन में आएंगे। और नेशनल फीलिंग का डिस्कस हम शुरू से ही कर रहे हैं, राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दो मेन रोमांटिक आर्टिस्ट हुए हैं उस समय में, जो लोगों को जगह जगह पे जाके क्या करते थे? इंस्पायर करते थे देशभक्ति के लिए। बस दो ही हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग। पहले का नाम है जॉन गॉटफ्राइड, जो कहाँ का था? जर्मनी का। बेसिकली ये हमने ऊपर डिस्कस किए ना, आर्ट का यूज करते थे, सॉन्ग का यूज करते थे, म्यूजिक का और अलग अलग चीजों का। तो जो ये वाला आर्टिस्ट था, ये किसको यूज करता था? आर्ट को यूज करके लोगों को इंस्पायर करता था। उसका तरीका क्या था? आर्टिस्ट था। और उसकी आर्ट का नाम आपने याद रखना है। क्या आर्ट करता था? डास वॉल्क उसकी आर्ट का नाम है। कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो जॉन गॉटफ्राइड था वो कौन सी कला का यूज करता था और क्या करता था? एक तो आर्टिस्ट था और कला कौन सी थी? दास वॉल्क। आपने एज इट इज ही याद रखना है। उसके बाद अगला है कारोल कुरपिंस्की। अजीब से नाम है, आपको याद एज इट इज रखने पड़ेंगे। कारोल कुरपिंस्की जो था, वो जैसे पीछे जॉन वाला किया है हमने, वो क्या था? आर्टिस्ट था। ये क्या है? फोक डांस करके लोगों को इंस्पायर करता था। अब उनकी डांस फॉर्म भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं डांस में बात करूं, गिद्दा, भंगड़ा, क्लासिकल डांस, तो वैसे ही उसके डांस का नाम ही याद रखना पड़ेगा। वो कौन सा डांस था उसका? पोलोनाइज माजुरका। पोलोनाइज और माजुरका इज द आर्ट फॉर्म ऑफ कारोल कुरपिंस्की। बेसिकली यहाँ पर हमने दो आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, जो रोमांटिक इमेजिनेशन से देशभक्ति की भावना को पैदा करते थे। पहले को याद रखने का तरीका, जॉन है ना, जो जॉन इब्राहिम से याद रख लो। जॉन इब्राहिम क्या था? आर्टिस्ट था, स्केच वगैरह बनाता था, ऐसे याद रख लो। और जो कारोल है, उसको काजोल से याद रख लो। काजोल हमेशा क्या करती है? डांस करती है। बेसिकली हमने कुछ भी करके नाम को याद रखना है। जॉन और कारोल, जॉन आर्टिस्ट था, आर्ट करता था, और कारोल, काजल मतलब
डांस करती थी, आपने डांस फॉर्म भी याद रखनी है, कौन कौन सी है वो, पोलोनाइज एंड माजुरका। माजुरका मंजुलिका से याद रख लो, हमें वो भी डांस करती रहती थी, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन कवर होते हैं आपके, एक तो आर्टिस्ट के बारे में पूछा जाएगा, ये दोनों के बारे में, और दूसरा रोमांटिक इमेजिनेशन की भाई डेफिनेशन क्या है, जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, जो ये सारी रोमांटिक इमेजिनेशन की डेफिनेशन है। आगे आपने ना एक बात नोट रखनी है रोमांटिक आर्टिस्ट को देखते हुए, वो कौन सी बात है, जो रोमांटिक इमेजिनेशन वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने 2 वाले डिस्कस किए हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना का मतलब कोई किसी के खिलाफ बात करनी, इसके बारे में खिलाफ बात करते थे। ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, ये लोग पता है क्या करते थे, रीजन और साइंस की तरफ नहीं जाते थे। जितने भी रोमांटिक इमेजिनेशन वाले जितने भी आर्टिस्ट है ना, वो रीजन और साइंस को ग्लोरीफाई नहीं करते थे। वो किसको ग्लोरीफाई करते थे, उनका फोकस क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस एंड फीलिंग्स के ऊपर होता था। वो लोगों की इमोशंस एंड फीलिंग्स को क्या करते थे, हिट करते थे और नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट करते थे। आपको एक यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आएगा, क्या जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो किसके खिलाफ थे, एक तो रीजन और एक साइंस के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। वो बोलते थे हाँ भी इसके पीछे कोई रीजन कोई साइंस नहीं है, हमने तो सिर्फ क्या करना है, इमोशंस को उठाना है लोगों के, और फीलिंग्स को हमने क्या करना है, उजागर करना है, फीलिंग्स के ऊपर काम करना है, जिससे लोग देशभक्ति के लिए इंस्पायर होंगे। इसको याद रखने का तरीका, जैसे आप कोई भी म्यूजिक, रोमांटिक म्यूजिक सुनते हो तो आपके इमोशंस बनते हैं, आपकी फीलिंग्स उठती हैं वहां पर। जैसे कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया, आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशन उसी अकॉर्डिंग हो जाएंगे, तो वो इसी चीज का यूज करते थे। और वो रीजन और साइंस के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे। आई होप ये नोट वाली बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हमने कर लिया आर्ट से, पोएट्री से, स्टोरी से, म्यूजिक से क्या किया जा सकता है, नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट किया जा सकता है। क्या लैंग्वेज के जरिए भी किया जा सकता है, तो इसका आंसर है यस। कैसे, आपके टेक्स्ट बुक्स में लास्ट में एक ना स्टोरी दी गई है, जिससे पता चलता है लैंग्वेज से ही नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट किया जा सकता है। जो लैंग्वेज होती है ना, वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है नेशनल सेंटीमेंट्स को उजागर करने में, नेशनल सेंटीमेंट्स को पैदा करने में। कैसे भाई, एक आपने थोड़ी सी स्टोरी याद रखनी होगी। रशिया ने ना पोलिश के ऊपर कब्जा किया हुआ था। अब रशिया ने ना अपनी ही लैंग्वेज पोलिश के ऊपर थोप दी थी, मतलब जो भी पोलिश की लैंग्वेज थी ना, उसको बैन कर दिया था। सारे के सारे पोलिश स्कूलों में क्या था, पोलिश लैंग्वेज को बैन करके रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया था। लास्ट में क्या हुआ, हाँ भी पोलिश वाले इससे बहुत ज्यादा तंग आ गए, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज वो दबा रहे थे। तो 1831 में उन्होंने रिबिल किया, विद्रोह किया, और जिसने उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, हाँ भी हम अपने देश को छुड़वा ले, हम अपनी लैंग्वेज को बचा ले। और रशियन वालों ने उनको फोर्सली क्या किया, आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ उनको रोक लिया। ये स्टोरी में उनकी हार हुई, पर यहाँ पर हमें ये पता चलता है लैंग्वेज भी नेशनल सेंटीमेंट्स की फीलिंग्स को क्या करती है, पैदा करने में बड़ा ज्यादा हेल्प करती है। ये हमने स्टोरी में देख लिया। तो आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता होता है, लैंग्वेज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनल फीलिंग्स। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, हाँ भाई रशिया ने पोलिश के ऊपर कब्जा किया हुआ था, उनकी लैंग्वेज को खराब कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज को खत्म कर रहे थे, सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही इम्पोज की हुई थी, उनके ऊपर थोपी हुई थी। तो ये सारी स्टोरी आपने बढ़िया तरीके से लिखनी है। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए। आई होप ये सारा का सारा इस हेडिंग का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद कहानी को बढ़ाते हैं आगे, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगली सब हेडिंग 3.2, जिसका नाम क्या रहने वाला है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हम ना बेसिकली उस समय यूरोप में ना बहुत सारी मुसीबतें आ गई थी, जिससे ना हंगर भी आ गई थी, मतलब भूख भी फैल गई थी, और जिसके कारण में लोगों की लाइफ क्या हो गई थी, बड़ी ज्यादा हार्ड हो गई थी। और उस समय कुछ पॉपुलर रिवोल्ट हुए थे। ये सारा का सारा कंसेप्ट हम इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे। मतलब पहले देखेंगे हंगर और हार्डशिप की वजह क्या थी, और उसके बाद देखेंगे कि लोगों का गुस्सा जब ऊपर तक आ गया तो उन्होंने कौन कौन से रिवोल्ट किए, कौन कौन से विद्रोह किए। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है 1813 से, यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स में इस हेडिंग की। तो बेसिकली हुआ कि ये था कि 1830 के आसपास ना इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी। कहाँ पर, यूरोप में। यूरोप में बहुत जगह पर क्या हुआ था, इकोनॉमिक हार्डशिप। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पैसे, और हार्डशिप का मतलब होता है लोगों की जो लाइफ थी बड़ी ज्यादा हार्ड हो गई थी, मुश्किल में आ गई थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, हाँ भी इकोनॉमिक्स हार्डशिप थी जो 1830 के आसपास, उसके रीजन क्या थे, या आपको एग्जाम में आ सकता है रीजन फॉर हंगर एंड हार्डशिप इन यूरोप, क्या क्या रीजन थे। तो आपने जो मैंने पॉइंट्स में डिस्कस करवाऊंगा ना, तो पॉइंट्स में बढ़िया तरीके से आपने लिखना है। पहला क्या कारण हो गया था जिससे हार्डशिप हो गई थी, हंगर फैल गया था, जिसमें
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई थी, मतलब पॉपुलेशन यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बेसिकली आप दिमाग लगा के देखो, चीज़ों की कमी होएगी, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों की भूख भी बढ़ेगी ना, तो वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हाँ भी पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो उसको जॉब्स दे दो, वो सारी की सारी आगे हम डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ी हुई पॉपुलेशन का किसी भी राज्य के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हाँ भी इनको कोई काम पे लगाए, इसलिए यहाँ पर रिवोल्ट होने शुरू हो गए थे। पहला पॉइंट समझ आ गया, हाँ भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो एक तो ये कारण था हाँ भी हंगर और हार्डशिप का। दूसरा इसका पॉइंट है मास माइग्रेशन। मास का यूज तब किया जाता है हम जो बहुत ज्यादा लार्ज मात्रा में कोई बात करते हो, तो माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पर यूरोप के कई शहरों में क्या हुआ, गाँव से लोग जॉब्स ढूंढने यहाँ पर आए, तो शहरों में तो आगे से पहले ही काम खराब था, गांव के लोगों ने शहरों में आके और पॉपुलेशन और ही बढ़ा दी, मतलब वहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। जैसे आपने यहाँ पर दिमाग में कोरोना टाइम में जो जो प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली थी ना, वो सारी इसमें आपने लिखनी है। जैसे जॉब चली गई थी लोगों की, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, जिनकी सैलरी थी उनकी बहुत ज्यादा कम कर दी गई, वो सारी चीजें आपने दिमाग में लेके चलना है। अगला कारण भाई मशीनों ने काम खराब कर दिया, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो लोकल प्रोड्यूसर हाथ से काम करते थे का मशीनों ने क्या कर दिया, काम खराब कर दिया, जॉब चलेगी। मतलब यहाँ पर एक अगर वीवर्स है, एक जो बंदा है हाथ से काम करेगा पूरा दिन मेहनत करके, फॉर एग्जांपल एक सूट तैयार करता है, कपड़ा तैयार करता है, तो मशीनों ने क्या करना है, एक एक साथ इकट्ठे ही कपड़े तैयार कर देने। तो वहां पर एक तो पहले से बड़ा जरा काम खराब था, मशीनों के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, लोकल प्रोड्यूसर का भी काम खराब हो गया, जिससे लोगों में हाहाकार मच गया। जिसमें पहले से लोग अपने हुनर से पैसे कमा रहे थे, बेचारों का उनका भी काम खराब कर दिया मशीनों ने। 3 पॉइंट समझ आ गए यूरोप में हंगर और हार्डशिप का क्या क्या रीजन था। अगला पॉइंट है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ गई। अब बेसिकली पहले ही लोगों के पास जॉब नहीं थी, मशीनों के आने से और भी काम खराब हो गया, इससे और भी बुरी सिचुएशन हो गई। मतलब अपने माइंड में जितना खराब से खराब समा आप सोच सकते हो ना, खराब से खराब टाइम, वो वहां पर चल रहा था 1830 के एरा के आसपास। अगला इसका पॉइंट है क्रॉप फेलियर। अब बेसिकली यहाँ पर ना और कुदरत ने भी अपनी मार दिखाई, कैसे, क्रॉप भी फेल होगी। क्रॉप फेल मतलब पेपर दिए वैसे फेल नहीं हुई, मतलब वहां पर जितनी भी किसानों ने फसलें उगाई थी वो किसी न किसी वजह से खराब हो गई, जिससे क्या होगा, लोगों का और ज्यादा नुकसान हो गया। मान लो जो किसान छोटे मोटे किसान भी थे, वो उनका तो और भी ज्यादा काम खराब हो गया क्रॉप फेलियर से। और लास्ट वाला पॉइंट है इसका, हाई प्राइसेस ऑफ फूड। मतलब अब क्रॉप फेल होगी, अब जितनी बची कुछ क्रॉप थी उनका प्राइस क्या हो गया, दुगना हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। अब बेसिकली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लोगों ने जॉब्स में माइग्रेशन भी कर ली, सिटीज में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, वहां पर क्या होगा, मशीनों के आने से जो जॉब कर रहे थे सिटीज में उनका भी काम खराब हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही इंक्रीज होगी और किसानों की फसलें भी खराब हो गई। इन सभी में चक्कर में क्या हुआ, सभी के सभी बेरोजगार हो गए, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर चीजों के प्राइस भी बढ़ गए, अब लोग पहले ही बहुत ज्यादा गरीब हुए पड़े हैं और चीजों का प्राइस ज्यादा बढ़ गया। और भूखे लोग क्या करेंगे, अपने राजा से हेल्प मांगेंगे, अगर राजा भी अपने हाथ खड़े कर देगा तो लोग क्या होंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो पूछा जाएगा 1830 के आसपास जो भी इकोनॉमिक हार्डशिप की उसका रीजन बताओ, या आ जाएगा आपको रीजन फॉर हंगर एंड हार्डशिप। ये सारे के सारे रीजन आपने पॉइंट्स में लिखने हैं। वैसे भी मेरे नोट्स में आपको बनी बनाई खीर बढ़िया तरीके से मिलेगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस हेडिंग का ना एक पार्ट डिस्कस कर लिया, हाँ भी हंगर और हार्डशिप का क्या रीजन था। अब हम देखेंगे कौन कौन से रिवोल्ट लोग गुस्से के कारण लेके आए। बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2 रिवोल्ट, 2 रिवोल्ट हुए थे। एक रिवोल्ट हुआ था 1848 को, एक रिवोल्ट हुआ था 1845 को। तो स्टोरी क्या है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 1848 वाली बड़ी वाली डेट। तो 1848 के रिवोल्ट का कारण क्या था, पीछे हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हंगर और हार्डशिप में, लास्ट में मैंने क्या बोला था, हाँ भी वो लोग किसकी हेल्प मांगे के, राजा की। तो बेसिकली लोगों ने ना अग्रेसिव तरीके से, जैसे सड़कों पे धरने देते हैं आजकल लोग, उन्होंने क्या किया, मार्च पास किया और ये पेरिस में प्रोटेस्ट किया उन्होंने, अभी हमारी हेल्प करो, राजा से हेल्प मांगी। तो बेसिकली ये वाली सिचुएशन देखी ना, राजा और भी ज्यादा घबरा गया। तो राजा कौन था, लुइस फिलिप, जो हमने पीछे किया था। तो इतना ज्यादा घबरा गया, उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। यहाँ पर लिखा ना फ्ली फ्रॉम फ्रांस, मतलब वो उड़ गया, मतलब वहां से अपनी गद्दी छोड़ के भाग गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1848 में 2 इवेंट हो गए, एक राजा छोड़ के भाग गया, दूसरा इवेंट जो अभी बताऊंगा क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया। मतलब अब आपने ना सीक्वेंस याद रखना है। अब लुइस फिलिप्स के बाद कौन बन गया राजा फ्रांस का, नेशनल असेंबली बन गई, ऐसे याद रख लो। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक वादा लोगों को कर दिया, हाँ भी अब सभी मैन
एज है जिसकी 21 उसको सफरेज दे दी। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। जितने भी मैन है, यहाँ पर ओनली मैन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपने ना 1848 के रिवोल्ट में दो चीजें याद रखनी है। एक तो राजा अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गया भाई, और दूसरी बात क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने उसकी गद्दी संभाल ली, जिसने आके क्या किया, हाँ भी 21 साल से जितने भी मेज होंगे उसको राइट टू वोट दे देंगे, अब हम आपका ख्याल रखेंगे। ये रिवोल्ट समझ आ गया। दूसरा और लास्ट रिवोल्ट कराने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ। फ्रांस की गद्दी पे कौन कौन बैठा, जैसे पहले आया नेपोलियन, उसके बाद नेपोलियन को किसने हलाया, कंजर्वेटिव्स ने, जिसमें क्या था, हाँ भी बर्बन किंग्स अब फ्रांस के राजा बन गए। बर्बन किंग्स के बाद क्या आया, लुइस फिलिप्स आया, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसने क्या एक्सेप्ट कर ली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो मैंने पीछे बता दिया। अब क्या हुआ, ये 1848 की रेवोल्यूशन के बाद लुइस फिलिप्स भी भाग गया। अब किसके पास पावर आ गई, फ्रांस की नेशनल असेंबली के पास। तो ये आपने थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना है। आई होप ये 1848 की आपको रेवोल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो 1848 की रेवोल्यूशन आएगी, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है नेशनल असेंबली के ऊपर। नेशनल असेंबली ने जब फ्रांस को रिपब्लिक किया, कब रिपब्लिक किया, जब ये रेवोल्यूशन आई 1848 की, तब ऑल मैन को क्या दिए गए, जो भी 21 साल से ऊपर है उसको राइट टू वोट अधिकार दे दिया गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं रिवोल्ट 1845। 1845 की रिवोल्ट आसान सी है। बेसिकली एक जगह है सलीशिया, तो सलीशिया एक जगह है, कहाँ पर है, वो पोलैंड में है। तो सलीशिया के वर्कर्स ने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रिवोल्ट कर दिया। कब का रिवोल्ट है, 1845। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता होता है 2 मार्क्स का, सलीशिया का रिवोल्ट बताए जो वर्कर्स ने किया था, किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। हुआ क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर के नीचे वर्कर्स काम करते थे, ये वीवर्स मतलब कपड़े वगैरह बुनने वाले। कॉन्ट्रैक्टर क्या करने लग गया, उनके साथ बुरा करने लग गया, काम ज्यादा करवाता था और सैलरी कम देने लग गया, और सैलरी कम कम करते करते उनको फ्री में भी काम करवा दिया, उनको बंधक बना के रख दिया, हाँ भी आपने काम करना है। तो सलीशिया के वर्कर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया इस रिवोल्ट के ड्यूरिंग। आई होप ये 1845 का रिवोल्ट और 1848 का रिवोल्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसीलिए इस मेन हेडिंग का नाम क्या है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ पर रेवोल्यूशन हो रही है। आई होप ये हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट वाली हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3.3, जो इस हेडिंग की लास्ट सब हेडिंग है, जिसका नाम क्या रहने वाला है, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबर्स। मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्टोरी, 1848 की एक रेवोल्यूशन लेके आए थे, कौन से लोग लेके आए थे, लिबरल्स लोग लेके आए थे। तो इसमें ना, इस कहानी में ना एक जर्मनी की कहानी जुड़ी हुई है। तो यहाँ से आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के आता होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। जो तो लिबरल्स लोग थे, वो समाज में चेंज चाहते थे अच्छे तरीके से। मतलब वो लोग चाहते थे कि हाँ भी डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए, राजे महाराजाओं का राज, और डेमोक्रेसी स्थापित होनी चाहिए। मतलब लिबरल्स लोगों की क्या क्या डिमांड थी, और जो उनको नहीं मिल रही थी, जिसके चक्कर में वो रेवोल्यूशन लेके आए थे। तो पहली डिमांड है उनकी क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। वो नेशन स्टेट्स की क्रिएशन में विश्वास रखते थे। नेशन स्टेट्स मैंने पीछे भी कितनी बार क्लियर कर दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। वो लोग क्या चाहते थे, हाँ भी कोई भी देश है वो टुकड़ों में ना बटाओ, वो एक पर्टिकुलर एक पेट देश होना चाहिए, इसके ऊपर एक ही पर्सन रूल करे, और वो रूलर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया उसको रूलर को भी मानना पड़ेगा। आगे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब न्यूज़पेपर में कोई भी राज्य के खिलाफ नहीं लिख सकता था। वो लोग चाहते थे हाँ भी फ्रीडम मिलनी चाहिए प्रेस में, न्यूज़पेपर में, मतलब सोशल मीडिया एक तरीके का, वो चाहते थे वहां पर लोगों को फ्रीडम मिले कुछ भी बोलने की, चाहे वो राज्य के खिलाफ क्यों ना हो। अगला क्या चाहते थे, सेफ गार्ड ऑफ राइट्स। अपने ह्यूमन राइट्स है, आजकल हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, तो उस समय नहीं मिल रहे थे लोगों को, तो वो चाहते थे हाँ भी लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले। मतलब ये चीजें उन लोगों को नहीं मिल रही थी, जिसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन लेके आए, क्रांति लेके आए। कब की डेट है, 1848। मतलब इस हेडिंग की हम लास्ट वाली ही रेवोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ना मेन हेडिंग में, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेके 1848। तो 1848 की रेवोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिबरल्स लोग रेवोल्यूशन जर्मनी में लेके आए। पहला क्वेश्चन आता होता है, हाँ 1848 की रेवोल्यूशन हुई कहाँ पर, जर्मनी में। बेसिकली हम ना अब जर्मनी बोल रहे हैं, उस समय जर्मनी नहीं था, जर्मनी भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। तो वो लोग ये चाहते थे कि हाँ भी ये सारे के सारे पार्ट्स में जो अलग अलग राजे राज कर रहे हैं, वो राजे क्या हो, खत्म होने चाहिए, एक ही किंग आना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चले। तो डेट याद रखनी है, प्रॉपर डेट 18 मई 1848। मतलब 18 मई 1848 को रेवोल्यूशन आई थी। प्लेस कहाँ पर है, जर्मनी, जैसे मैंने पहले बताया है। और जगह कहाँ पर है, फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, और वहां पर एक प्लेस है फ्रैंकफर्ट में, क्या है, सेंट पॉल चर्च।
तो 3 सीक्वेंस याद रखनी है, एक तो सेंट पॉल चर्च और एक फ्रैंकफर्ट और एक जर्मनी देश आपने याद रखना है। अब बात करते हैं स्टोरी की। भाई स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये है कि उस समय जो लिबरल्स लोग थे वो इकट्ठे हुए, मतलब एक रूम में इकट्ठे हुए, वहां पर क्या किया उन्होंने, कुछ डिस्कशन की। उन्होंने डिस्कशन क्या की, उन्होंने 831 लिबरल्स लोगों को रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर लिखे ना 831 रिप्रेजेंटेटिव भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिए और उन्होंने सेलेक्ट करने के बाद अपना एक संविधान भी बना लिया। और कहाँ पर चले गए अपना संविधान को लेके? पर्शिया के राजे के पास। बेसिकली मैंने बोला ना जर्मनी, जर्मनी वो उस समय जर्मनी नहीं था, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। उसमें से एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था, एक बहुत ज्यादा क्या था, पावरफुल पार्ट था, जिसका नाम था पर्शिया। तो पर्शिया के राजे के पास गए, राजे का नाम है फेडरिक विलियम फोर्थ, मतलब फेडरिक विलियम की फैमिली का फोर्थ वाला किंग था, उसके पास चले गए। तो उसको उन्होंने क्या दिखाया, हाँ भी राजा साहब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, अब आपको भी इसी हिसाब से चलना चाहिए। आप सोच के देखो राजा क्या करेगा। उसने क्या किया, उनको लात मार के भगा दिया। अब ये एग्जाम में मत लिख देना हाँ भी राजा ने लात मार के भगा दिया, ये समझाने वाली बात थी। और इस इंसिडेंस को क्या बोला जाता है? फेल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, या इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बोला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ना फनी सी स्टोरी से ले लो आप। मतलब राजा वहां पर जो फेडरिक विलियम फोर्थ है वो राज कर रहा है। 831 लिबरल्स लोग क्या करते हैं, एक तो इकट्ठे होते हैं, दूसरा क्या करते हैं, मीटिंग करके एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते हैं और सीधा की सीधा राजा के पास चले जाते हैं, हाँ भी राजा साहब आपको ये बात अब माननी पड़ेगी। अब राजा की सिचुएशन देखो, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं, तो राजा ने देखा होगा हाँ भी 831 लोग आ रहे हैं लिबरल्स लोग, तो उसने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया हाँ भी 831 कप चाय लेके आओ। अब हुआ यूं, जब वो चाय बन रही थी तो राजा ने पूछा हाँ भी अब क्या प्रॉब्लम है कि क्या सॉल्व करूं, तो उन्होंने निकाला कॉन्स्टिट्यूशन जेब से, हाँ भी राजा साहब आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो पहले तो राजा ने क्या किया, 831 कप चाय कैंसिल की और उसके बाद इन सभी को अच्छे से धुलाई की। तो ये थोड़ा सा सीन आपने फनी सा याद रखना है। बेसिकली ये फनी नहीं था, ये सीरियस मामला था, तो मैंने आपको ना थोड़ा फनी तरीके से याद करवाया ताकि आपको लंबे समय तक ये कहानी याद रह जाए। इस कहानी को क्या बोला जाता है, फेयर पार्लियामेंट, और या तो आएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या आएगा केस ऑफ जर्मनी के बारे में बताओ। तो ये सारी स्टोरी लिखोगे, स्टोरी समझ आ गई। अब बेसिकली यहाँ पर ना एक यही क्वेश्चन बनता होता है, हाँ भाई एक फेल पार्लियामेंट के बारे में लिखो, या ऊपर मैंने जो बताया है जो डिमांड्स थी किसकी, लिबरल्स लोगों की, उसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और वैसे भी सारे के सारे क्वेश्चन हेडिंग वाइज हेडिंग बढ़िया तरीके से मोतियों की तरह परोए हुए हैं मेरे नोट्स में, आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस फनी कहानी को ना राजाओं ने सीरियसली लिया, क्यों? अब राजाओं को ये लगना शुरू हो गया हाँ भी अब रेवोल्यूशन ना ज्यादा भड़के ना, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, वो हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पर इस कहानी से उन्होंने क्या किया, दन क्या करना शुरू कर दिया, कंजर्वेटिव जो राजे महाराजे बोला जाता है जिनको, वो डर गए थे, फियर हो गए थे इस टाइप की रेवोल्यूशन से। हाँ भी अब ये ज्यादा रेवोल्यूशन ना आ जाए, हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा, हमारी तो पोजीशन ही चली जाएगी अगर ऐसी रेवोल्यूशन लोग लेके आते रहे, हमारा तो डर भी खत्म हो सकता है। अब उन्होंने डिसाइड किया हाँ भी हम ना नेशन स्टेट्स की स्थापना करते हैं, जैसा लिबरल्स लोग बोल रहे हैं वैसी स्थापना करते हैं, और इसमें चेंजेस क्या करते हैं, हम अपने अंडर नेशन स्टेट्स की क्रिएशन करते हैं। लिबरल्स लोग की क्या डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशन की अंडर नेशन स्टेट बननी चाहिए, पर यहाँ पर कंजर्वेटिव इस रेवोल्यूशन से डर गए। उन्होंने क्या किया, अब हम अपने अंडर में, मतलब राजे एक ही राजा होएगा, मान लो एक किसी देश के 10 पार्ट है, वहां पर 10 राजे राज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सिचुएशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 10 राजों की जगह पर एक ही किंग की प्लानिंग शुरू कर दी, ताकि जगह जगह पर इस लिबरल्स लोगों की रेवोल्यूशन को दबाया जा सके, स्प्रेस किया जा सके। तो अगली हेडिंग में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उन्होंने 3 बड़े बड़े देश बना दिए, वो कौन से, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बढ़िया तरीके से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आई होप ये हेडिंग भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी 4th नंबर वाली मेन हेडिंग, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हम बेसिकली यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कंजर्वेटिव पीछे मैंने स्टोरी बताई थी डर गए थे, और वो अब जर्मनी और इटली को बनाने जा रहे हैं, मतलब यूनिफिकेशन करने जा रहे हैं, एक देश बनने जा रहा है, एक जर्मनी और इटली, और यहाँ पर तीसरा देश भी करेंगे, ब्रिटेन भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हेडिंग में 2 लिखे हैं, पर यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक्स में 3 कंट्रीज की यूनिफिकेशन की बात की गई है। यूनिफिकेशन किसके अंडर होने जा रहा है, हाँ भी कंजर्वेटिव्स के अंडर होने जा रहा है। मतलब हम डिस्कस करेंगे कि जर्मनी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था और उसको एक करके जर्मनी जो आज हम बोल रहे हैं वो नाम कैसे दिया, और इटली का भी ऐसे देखेंगे और ब्रिटेन का भी ऐसे देखेंगे। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जर्मनी के बारे में, जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे हुई,
क्या हिस्ट्री थी, राजा कौन बना, लास्ट में बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ये हेडिंग डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको लास्ट में ये वाला मैप डिस्कस करवा देता हूँ जो आपकी इस हेडिंग के लास्ट में दिया गया है। अभी ये मैप देख के आपको कुछ समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। ये है पूरा का पूरा जर्मनी। अभी जर्मनी नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड है, ठीक है। इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है जर्मनी का? मैंने पीछे भी बताया था फेल पार्लियामेंट में। जर्मनी का सबसे पावरफुल पार्ट था पर्शिया, ठीक है। ये वाला कलर वाला पर्शिया यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, देखो कितना फैला हुआ है। अब बेसिकली हम आगे स्टोरी में डिस्कस क्या करने वाले हैं, हाँ भी ये सारा के सारा जर्मनी कैसे बना, मतलब पर्शिया हो चाहे ये सब छोटे छोटे और भी जो हमारी स्टेट्स हैं आसपास वाली, ये पूरी की पूरी जर्मनी में कैसे कन्वर्ट हुई, कौन सी लड़ाइयाँ किसके साथ लड़नी पड़ी और लास्ट में कौन सा राजा बना, ये सारा का सारा कंटेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये मैप देख के आपको आइडिया हो गया होगा हम करने क्या जा रहे हैं। तो अब ये फुल कंसेप्ट की स्टार्टिंग करते हैं। हिस्ट्री में पहले बता देता हूँ हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री में कुछ ऐसा है जो मैंने फेल पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट करवाया था, जो लिबरल्स लोग लेके आए थे रेवोल्यूशन और उनका चला नहीं बस, और वो फेल हो गया था उनका प्रोजेक्ट, उसको फेल पार्लियामेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर ना जो भी कंजर्वेटिव थे उनके दिमाग की बत्ती जगी, उन्होंने बोला हाँ भाई हम यूनिफिकेशन तो करेंगे पर किसके अंडर करेंगे, राजा खुद अपने अंडर यूनिफिकेशन करेगा ताकि ये लिबरल्स लोग आने वाले समय में कोई भी रेवोल्यूशन लेके ना आए, मतलब एक ही राजा होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो वही करने जा रहे थे। मतलब अब जर्मनी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था ना, उसको एक करके जर्मनी दे देना और जर्मनी का एक ही राजा घोषित कर देना जो पूरी की पूरी जर्मनी के ऊपर क्या करेगा, राज करेगा। हिस्ट्री समझ आ गई। अब फेल पार्लियामेंट के चक्कर में राजा खुद अपने अंडर यूनिफिकेशन करने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं लीडरशिप की, मतलब इसकी लीडरशिप, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली। हाँ भी मैं जर्मनी बनाऊंगा, जैसे मैं क्लास में बोल दूं हाँ भी बेटा सबसे पहले आप जो भी नोटबुक पूरी करके आएगा उसको मैं टॉफी दूंगा, तो पहला बच्चा जो होएगा हाँ भी सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, मैं अपनी भी करवाऊंगा और क्लास के बच्चों की भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली जर्मनी को हम यूनिफिकेशन करने की, जर्मनी को एक करने की? तो वो देश है पर्शिया। पर्शिया ने ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल पार्ट कौन सा है, पर्शिया। और बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्शिया का सीएम था जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसका नाम क्या है, ओटोमन बिस्मार्क। तो ओटोमन बिस्मार्क जो पर्शिया का सीएम था उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं यूनिफिकेशन करूंगा अब जर्मनी की, अब मैं एक जर्मनी बनाऊंगा, अब सारे राजाओं को खत्म करते हैं, एक ही राजा हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाँ भाई किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जर्मनी को बनाने की? तो पर्शिया। पर्शिया में एक बंदे का नाम याद रखना है जिसका नाम है, वो पर्शिया का सीएम भी था, क्या था वो, ओटोमन बिस्मार्क। आगे बात करते हैं लड़ाइयों की, कितनी कितनी वार्स हुई, किस कौन से देशों के साथ जर्मनी को लड़ाई करनी पड़ी। ऐसे तो है नहीं हाँ भी एक करना है तो बाकी सारे पार्ट्स जितने भी हैं वो अपने खुशी से मान जाएंगे, हाँ भी हमारे ऊपर राज करो, हम तो खुशी से हम चले जाएंगे। तो वो लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी अपने कब्जे में करने के लिए। तो वार में आपने याद रखना है यूनिफिकेशन जर्मनी की करने के लिए ना टोटल 7 वार हुई थी, टोटल 7 वार्स हुई थी, जिसका टाइम पीरियड है 1864 से लेके 1870, मतलब अप्रोक्स 7 साल लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने 3 देशों के साथ लड़ाइयां लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ लड़ाइयां लड़ी और टोटल कितने साल लड़ाइयां लड़ी, 7 साल। ये डेट भी आपने याद रखनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कौन कौन से देशों के साथ लड़ाइयां लड़ी, तो ये तीनों के नाम आपने यहाँ पर मेंशन करनी है विद डेट। और लास्ट में क्या हुआ, आफ्टर वार लड़ाइयां लड़ने के बाद पर्शिया का जो किंग था वही पूरी जर्मनी का राजा बना दिया गया। तो बेसिकली वहां पर मौजूदा पर्शिया का किंग कौन सा था, केसर विलियम I, जो पूरी की पूरी जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। डेट प्रॉपर याद रखनी है 18 जनवरी 1871, मतलब 18 जनवरी 1871 को कौन सा राजा घोषित कर दिया गया था, केसर विलियम I, जो पूरी की पूरी जर्मनी को कंट्रोल कर रहा था। और बाद में सेलिब्रेशन हुई, लोग इकट्ठा हुए। सेलिब्रेशन कहाँ पर हुई, राजे का तख्त पोष करने के लिए वो सारे प्रिंस इकट्ठे हुए, उन्होंने सेलिब्रेट किया। कहाँ पर सेलिब्रेट किया, हॉल ऑफ मिरर एक पैलेस है, पैलेस कहाँ पर है, वर्साइल्स। पैलेस में जैसे हम पैलेस में बुक करा के आजकल शादियां करवाते हैं वैसे एक पैलेस बुक हुआ। यहाँ पर क्या होता है, राजे को तख्त पहनाया जाता है, उसको क्राउन पहनाया जाता है और राजा घोषित कर दिया जाता है, सेलिब्रेशन होती है। यहाँ पर मैं आपको ये वाली पिक्चर भी दिखा देता हूँ। इस पिक्चर में क्या है, जैसे देख लियो, ये सारा का सारा हॉल ऑफ मिरर है जो कहाँ पर है, वर्साइल्स में। यहाँ पर क्राउन पहनाया जा रहा है केसर विलियम I को, जो जर्मनी का राजा बन रहा है। आई होप ये सारा का सारा यूनिफिकेशन का जर्मनी का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी अगली सब हेडिंग
जिसका नाम क्या रहने वाला है, इटली यूनिफाइड, मतलब इटली की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। ये है 4.2 हेडिंग। जैसे हमने पीछे जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ी थी, जर्मनी कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, वैसे ही हम इटली का देखेंगे क्या सिनेरियो था, क्या स्टोरी क्या थी। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। इसको ना अपने बिंदास कहानी की तरह सुनना है। मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग वे से करवाऊंगा ना, मैप से करवाऊंगा, आपको लाइफ टाइम की यूनिफिकेशन कभी भी इटली की भूलेगी नहीं। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है इटली से ही। इटली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। अब मैं बोल रहा हूँ ना इटली, उस समय इटली नहीं बोला जाता था, अलग अलग पार्ट से। तो बेसिकली इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट, 7 पार्ट में डिवाइड था बिफोर द यूनिफिकेशन। जब कंजर्वेटिव्स ने यूनिफिकेशन से पहले इटली कितने पार्ट्स में डिवाइड था, 7 पार्ट्स में। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनता है, भाई इटली यूनिफिकेशन से पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड था, 7 पार्ट्स में। अब ना आगे आपके टेक्स्ट बुक्स में ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं ना आपको यहाँ पर इस मैप से समझाता हूँ, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। ये मैप एज इट इज ही आपसे बुक से लिया गया है, ये इटली का मैप है। मतलब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इटली का कौन सा पार्ट कैसे छुड़वाया गया, कैसे आजाद करवाया गया, और लास्ट में ये फाइनल इटली कैसे बनी। अब मैप में जैसे आप देख रहे हो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मैं सारा का सारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इस वाली साइड पे लिखा हुआ है सिर्दिनिया पिगमेंट। ये वाला जो पार्ट था ना, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इटली के पास था। मतलब ये बाकी वाले जो मैप में जितने भी पार्ट है ना, वो किसी ने कब्जा किया हुआ है। मतलब ये वाला पार्ट है ना सिर्दिनिया पिगमेंट, ये ही इटली के अंडर था। आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है, इटली का ऐसा कौन सा पार्ट था जो इटली गवर्नमेंट संभालती थी, मतलब इटली के राजे महाराजे संभालते थे, वो है सिर्दिनिया पिगमेंट। अब दूसरे पार्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नॉर्थ लिखा है ना, नॉर्थ में अलग कोई कब्जा हुआ था। यहाँ पर सेंटर लिखा है, सेंटर में अलग किसी ने कब्जा किया हुआ था। और यहाँ पर साउथ लिखा है, तो साउथ में अलग किसी ने कब्जा किया हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ वाला पार्ट। नॉर्थ वाला पार्ट किसके अंडर था भाई, ऑस्ट्रियन फोर्सेस। ऊपर हमने डिस्कस की ना 7 पार्ट्स में, 7 के 7 नहीं देखेंगे, मेन देखेंगे। हाँ भाई, ऊपर वाला किसके पार्ट में था, नीचे वाला और सेंटर वाला। तो यहाँ पर नॉर्थ वाला पार्ट किसके अंडर था, ऑस्ट्रियन फोर्सेस के अंडर था। और आगे सेंटर वाला पार्ट, ये वाला सेंटर वाला पार्ट था अब पपल स्टेट्स, मतलब यहाँ पर आपने एक नाम याद रखना है, पपल स्टेट्स के अंडर था ये सेंटर वाला इटली का पार्ट। और लास्ट में अगर बात करें नीचे वाला पार्ट, मतलब साउथ पार्ट, वो किसके अंडर था, सिसिली किंग्स। ये एक अजीब सी नाम आपको एज इट याद रखने पड़ेंगे, एक दो बार मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ तक हमने ये सीखा है, जो सिर्दिनिया पिगमेंट है यही इटली के पास है। नॉर्थ वाला पार्ट किसके पास है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस के पास। सेंटर वाला पार्ट किसके कब्जे में है, पपल स्टेट के कब्जे में। और साउथ वाला पार्ट किसके कब्जे में है, सिसिली किंग्स के कब्जे में है। अब भाई यूनिफिकेशन तो करनी पड़ेगी, ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी ये तीनों पार्ट छुड़वाने पड़ेंगे, तभी वो इटली कहलाएगा। तो यहाँ पर हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, कौन से वाले पार्ट को किसने छुड़ाया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वाले पार्ट से। नॉर्थ वाला पार्ट किसके द्वारा फ्री करवाया गया, कब करवाया गया, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट फ्री करवाया गया 1859 में, डेट याद रखनी है। इसके द्वारा करवाया गया कैवोर। कैवर एक बंदे का नाम है जो कहाँ का सीएम है, सर्दिनिया पिगमेंट का। ये वाला जो फ्री वाला पार्ट था उसका सीएम ने जिम्मेदारी उठाई, अभी मैं इटली के नॉर्थ वाले पार्ट को आजाद करवाऊंगा। उसने किसकी हेल्प से करवाई, फ्रेंच की, मतलब फ्रेंच आर्मीज के साथ मिलके उसने नॉर्थ वाला पार्ट को आजाद करवा दिया 1859 में। किसने करवाया, कैवर, जो सीएम था किसका, सिर्दिनिया पिगमेंट का। अब इटली के पास कौन कौन से पार्ट आ गए, ये वाला तो पहले ही है, और ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट भी अब इटली के कब्जे में आ गया। अब बात करते हैं नीचे साउथ की। साउथ वाला पार्ट सिसिली किंग्स के कब आजाद करवाया गया, 1860, मतलब ऊपर वाले पार्ट के एक साल अगले वो करवाया था 1859 को। ये 1860 में किसने आजाद करवाया, बंदे का नाम याद रखना, जोसेफ गैरिबल्दी। जोसेफ गैरिबल्दी विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स। उसने लोकल पीजेंट्स की हेल्प से, मतलब किसानों की हेल्प से ये वाला पार्ट को आजाद करवा दिया। लड़के करवाए ये सारे पार्ट कब, 1860 में। अब नॉर्थ वाला पार्ट भी आजाद हो गया और नीचे साउथ वाला पार्ट भी अब आजाद हो गया। अब बचा ये वाला सेंटर वाला पपल स्टेट वाला। अब ये वाला जो पार्ट था ये कब करवाया गया, 1870 में। यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल नहीं याद रखनी पड़ेगी, मतलब ये वाले पार्ट ने ना हाथ ही खड़े कर ले, मतलब सरेंडर हो गया। अब देखो इटली के बहुत सारे पार्ट्स एक तरफ हो गए, ये छोटा सा पार्ट क्या कर पाएगा, तो उसने अपने आप ही सिलेंडर कर दिया 1870 में। अब ये पूरा का पूरा इटली बन चुका है, जो अब हम बोल सकते हैं इटली है। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ये पूरी की पूरी इटली का राजा कौन बना। तो इटली का राजा घोषित कर दिया गया विक्टर एम्यूल II, मतलब विक्टर एम्यूल की खानदान से, फैमिली से जो सेकंड नंबर वाला किंग था वो इटली का राजा बना। डेट आपने याद रखनी है, इटली की यूनिफिकेशन इस डेट को हुई थी। और लास्ट में राजे की हेल्पर किसको बनाया गया, सीएम कौन बना, गैस करो, कैवर, जो सीएम किसका था, सिर्दिनिया पिगमेंट का। आई होप ये फुल यूनिफिकेशन
यूनिफिकेशन आपको इटली की अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स में दिए गए हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने मैप में इसलिए करवाया ताकि आपको ये कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहे। आई होप ये इटली की यूनिफिकेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट सब हेडिंग, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें जैसे हमने पिछले 2 बार देशों में किया था उनकी यूनिफिकेशन, हम देखेंगे ब्रिटेन की यूनिफिकेशन कैसे हुई, इसको स्ट्रेंज केस क्यों बोला जाता है, अलग केस क्यों बोला जाता है, ये सारी की सारी बातें हम इस हेडिंग का ऑपरेशन करके करते हैं। यूनिफिकेशन करवाने से पहले ना आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर लिखे ना स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज केस कैसे है, जो पीछे वाले हमने 2 देश किए थे, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से देश किए थे जिनकी यूनिफिकेशन हमने डिस्कस की है। उन्होंने ना अपनी यूनिफिकेशन की है लड़ाई करके, युद्ध करके। तो ये वाला जो केस है, इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इन्होंने एग्रीमेंट्स किए, एक्ट्स के जरिए एग्रीमेंट्स किए और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन होगी। मतलब यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इसीलिए इसको स्ट्रेंज केस बोला गया है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात आपने याद रखनी है, फॉर्मेशन जो ब्रिटेन की हुई है ना, वो लॉन्ग प्रोसेस से हुई है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने 1 मिनट में ब्रिटेन को यूनिफाई कर लिया या 1 दिन में कर लिया या 1 सालों में, तो बहुत सारे साल लगे। वो सारी डेट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है इस यूनिफिकेशन को पढ़ने से पहले। भाई ये वाली जो यूनिफिकेशन है आपकी टेक्स्ट बुक्स में इतनी ज्यादा टफ टाइप दी ना, आपको ना एक बार पढ़ के तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, तो मेरे को भी एक बार नहीं समझ आया था। जैसे ही मैंने इसको मैप्स के जरिए किया ना, तो मेरे दिमाग में अच्छी तरह छप गई। तो यहाँ पर जैसे मेरे दिमाग में छपी, मैं ना आपको मैप से करवाऊंगा, तो आपको लाइफ टाइम कभी भी ये यूनिफिकेशन कभी नहीं भूलेगी। ये है मैप। मैं अभी नहीं बोलूंगा कौन सा मैप है, ब्रिटेन का है या इंग्लैंड का है या कोई यूके का है, कोई कुछ नहीं बोलूंगा, ये लास्ट में बताऊंगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो जैसे आप मैप में देख रहे हो ना, ये पार्ट्स में डिवाइड था, कुछ कुछ अलग अलग देश में डिवाइड था। ब्रिटेन बोल दो या यूके बोल दो या इंग्लैंड बोल दो। मैं अभी या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट नेम मैं आपको यूनिफिकेशन की बात बताऊंगा किसका नेम क्या परफेक्ट बना। और ये वाला पार्ट का नाम है आयरलैंड। बेसिकली यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड लिखा ना, ये रेस से बाहर है। हमने बात कौन कौन से पार्ट की करनी है, एक तो नदर्न आयरलैंड की बात करनी है, एक किसकी बात करनी है, स्कॉटलैंड की बात करनी है, एक करनी है हमने इंग्लैंड की बात, और एक करनी है वेल्स, जो एक जगह के नाम है, देशों के नाम है। जो रिपब्लिक आयरलैंड वाला पार्ट है वो रेस से बाहर है। हमने बस ये चारों पार्ट्स की बात करनी है। यहाँ तक थोड़ा सा समझ आ गया। मैप में हम करने के वाले किस किस पार्ट्स की बात। जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना, ये चारों के नेम ही आएंगे उसमें से, और 5वां कोई भी नेम नहीं आएगा। अब हमने पहली बात याद रखनी है, कोई भी लड़ाई नहीं लगनी और सिर्फ एग्रीमेंट और एक्ट्स के जरिए ही ये यूनिफिकेशन होने जा रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड, जिसकी कैपिटल यूके है। वहां पर 1688 डेट का ध्यान रखना, 1688 को वहां की पार्लियामेंट के पास पावर आती है, और वो पावर किसकी सीज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, मोनार्की की, राजे महाराजों की। यहाँ पर पार्लियामेंट्री राज स्थापित हो गया। मतलब ये वाला पार्ट अब किसके कब्जे में आ गया है, ये वाला पार्ट हमने मोनार्की से छुड़ा के, राजे महाराजे से छुड़वा के वहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गई है। पहली बात समझ आ गई। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये पार्ट को क्या नाम दिया गया। अब जो इसके साथ लगा हुआ पार्ट है वेल्स, जो पहले से ही इंग्लैंड के कब्जे में था। मतलब अब ये 2 पार्ट आजाद हो चुके हैं। मतलब पहले वाला तो पहले से ही इंग्लैंड के कब्जे में था, वेल्स शुरू से ही। और ये वाले पार्ट जो इंग्लैंड हम बात कर रहे हैं, 1688 में वहां पर पार्लियामेंट की पावर बढ़ी और जिन्होंने मोनार्की की पावर को खत्म कर दिया। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई। अब बात करते हैं, ये 2 पार्ट आजाद हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं ऊपर वाले पार्ट स्कॉटलैंड के बीच में। अब यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोला जाता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ये खुशी खुशी आपस में मिल गया। अब हमने यहाँ तक क्या सीखा, ये तीनों के तीनों पार्ट अब एक हो चुके हैं। मतलब अब यहाँ पर मोनार्की खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी आ गई है। एक्ट ऑफ यूनियन समझ आ गया, पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट समझ आ गया, इंग्लैंड वाला। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते होते हैं। अब हम नदर्न आयरलैंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। मतलब ये वाला तो रेस से बाहर ही है ना, नदर्न आयरलैंड ही रह गया ना। अब बेसिकली इंग्लैंड और नदर आइलैंड, मतलब इंग्लैंड बोल दो या बोल दो यूके, क्योंकि उसकी कैपिटल यूके है। यूके या इंग्लैंड के साथ किसका एग्रीमेंट हुआ, नदर्न आयरलैंड वाले पार्ट का। और कब हुआ, 1801। उसको बोला जाता है एक्ट ऑफ यूनियन 1801। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वाला अलग था, एक्ट ऑफ यूनियन 1801 वाला अब अलग वाला है, जिससे नदर्न आयरलैंड वाला पार्ट भी क्या हो गया, अब इंग्लैंड उन सभी के साथ मिल गया। अब ये तो रेस से बाहर है, अब पूरी की पूरी यूनिफिकेशन हो चुकी है। अब बताता हूँ किसको क्या नाम आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर यूनाइटेड किंगडम आपने कहीं पे भी लिखना होगा ना, तो
यूनाइटेड किंगडम किस किस चीजों से बनता है? 1+2+3+4। मतलब यूके कब बोला जाएगा? जिसमें 1 मतलब स्कॉटलैंड भी है, 2 मतलब इंग्लैंड भी है, 3 मतलब वेल्स भी है और 4 मतलब नदर्न वाला आयरलैंड वाला पार्ट भी है, जिसको मिला के क्या बनता है? यूके। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन यूके, तो सारे पार्ट्स लिखोगे कौन कौन से पार्ट में है। और ग्रेट ब्रिटेन जिसकी हम यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो क्या होएगा? मतलब इसमें होएगा 1+2+3। अगर नदर्न आयरलैंड वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं है तो वो क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। मतलब 1 मतलब स्कॉटलैंड, 2 मतलब इंग्लैंड और 3 मतलब वेल्स, तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। अगर आपको यूनिफिकेशन आएगी ना तो आपने स्टार्टिंग करना है ये पार्लियामेंट वाले कंसेप्ट से, धीरे धीरे सारे आपने एक्ट ऑफ यूनियन लिख देने हैं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे भी मैंने नोट्स में सारा डाटा दिया हुआ है, आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये यूनिफिकेशन ब्रिटेन की आपको अच्छी तरह समझ आ गई और किसको क्या बोला जाता है आपको वो भी अच्छी तरह समझ आ गया। अब लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर कोई राजा नहीं बना, ये दूसरा कारण है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का। लास्ट में होता क्या है? डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी ना, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ही सभी लैंग्वेज के ऊपर थोप दी गई। मतलब आपने अब बोलना है, स्कॉटलैंड में स्कॉट अगर बोली जाएगी तो वहां पर इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी आफ्टर यूनिफिकेशन, तो ये सभी को बोलनी पड़ेगी। इंग्लिश कल्चर्स को थोपा गया सभी के ऊपर। दूसरी बात क्या हुई? न्यू फ्लैग बना, जिसको क्या बोला जाता है? यूनियन जैक का नाम दिया गया। आपने एज इट इज लिखना है यूनियन जैक क्या है, उनका न्यू फ्लैग आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। आगे उन्होंने नेशनल एंथम बनाए, जिसमें नेशनल एंथम में क्या थोड़ा सा आपने याद रखना है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये उनका नेशनल एंथम था। जैसे हमारा नेशनल एंथम था, उनका थोड़ा सा मैंने शुरू में बता दिया, आपको आ सकता है एग्जाम में उनके नेशनल एंथम का क्या नाम था, इन बिटवीन अगर आएगा तो गॉड सेव अवर नोबल किंग। आई होप ये यूनिफिकेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। आगे चलते हुए हम आपके चैप्टर की 5th मेन हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेकंड लास्ट हेडिंग रहेगी, जिसका नाम क्या रहने वाला है? विजुअलाइजिंग ए नेशन। ये थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, हम इसको ऑपरेशन करके बढ़िया तरीके से समझते हैं। हाँ भी इस हेडिंग में कहना क्या चाहता है? यहाँ पर विजुअलाइजिंग और नेशन को समझने की बात है। विजुअलाइज का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ, हाँ भी आप ना इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, आपके ना एसएसटी में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे जब आप मेरे नोट से पढ़ोगे, तो आप मैंने आपको विजुअलाइज करवा दिया। और नेशन की बात यहाँ पर पूरी की पूरी कंट्री होती है, कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जापान। मतलब हम इस हेडिंग में पढ़ने के हवाले हैं, हम नेशन को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको जब मैं लास्ट तक करवा दूंगा ना, ये हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो विजुअलाइजिंग द नेशन बाय द एलोग्री, यहाँ पर है नेशन को कैसे विजुअलाइज करना है एलोग्री द्वारा। सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी ये एलोग्री होता क्या है? सबसे पहले मैं एलोग्री का मतलब बता देता हूँ। जब भी हम पूरी की पूरी नेशन को एज ए पर्सन के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एलोग्री बोलते हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा, हम इंडिया को बोलते हैं भारत हमारी माता है, तो जो भारत माता है वो इंडिया की एलोग्री है। मतलब इंडिया को, पूरे के पूरे इंडिया को क्या रिप्रेजेंट करती है? भारत माता रिप्रेजेंट करती है। अब हमें जिसके नंबर मिलने हैं लिखने के, तो एलोग्री का मतलब क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज ए पर्सन। जब भी हम किसी भी आइडिया को, अपने आइडिया को एज ए पिक्चर बना के शो कर देते हैं, उसको एलोग्री बोलते हैं। यहाँ से एलोग्री से एक क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द एलोग्री, तो आपने लिख देना है, जब भी कोई आइडिया को हम एज ए पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एलोग्री बोला जाता है। एग्जाम्पल में आपने दो देशों के याद रखना है, एक फ्रांस और एक जर्मनी। फ्रांस की यूनिफिकेशन के बाद उसकी एलोग्री क्या बनी? मैरियन। और जर्मनी की क्या बनी? जर्मेनिया। मतलब जैसे हमारी भारत माता है ना, तो वैसे ही फ्रांस में क्या है? मैरियन, और जर्मनी में क्या है? जर्मेनिया। ये दोनों के दोनों फीमेल एलोग्री है, मतलब फीमेल के रूप में किसी कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हमारी भारत की भी फीमेल एलोग्री है, जैसे भारत माता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की एलोग्री के बारे में, थोड़ी सी डिटेल, साथ साथ पिक्चर भी देखो, आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको एलोग्री दिखाई जाएगी, पूछा जाएगा कौन से कंट्री से इसका रिलेशन है, तो वहां पर भी आपका आसान हो जाएगा एक नंबर लेना। तो यहाँ पर जैसे पिक्चर देख रहे हो, उसने रेड कलर की कैप पहनी हुई है, ट्राई कलर, उसके पास फ्लैग है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एलोग्री में दिख रही हैं। तो इस एलोग्री को आप ध्यान से देख लो। उसके बाद बात करते हैं जर्मन की एलोग्री। जर्मन की जर्मेनिया याद रह जाएगा। यहाँ पर उसने क्राउन डाला हुआ है, जैसे मुकुट बोलते हैं, ओक का। कौन सा डाला हुआ है? एग्जाम में आ सकता है, ओक का उसने क्राउन डाला हुआ है एलोग्री ने। और यहाँ पर जर्मन में ओक का मतलब क्या होता है? हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। आपको एक इन बिटवीन क्वेश्चन भी आ सकता है, जो जर्मन की जर्मेनिया है उसकी एलोग्री की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसने एक तो क्या डाला हुआ है? ओक का क्राउन डाला हुआ है, और ओक का जर्मन में क्या मतलब होता है? हीरोइज्म का, मतलब हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। और एक बात आपने लास्ट में यहाँ पर ये नोट करनी है, जो एलोग्री होती है ना, उसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है लिटरल और एक होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मैंने आपको पिक्चर दिखाई दी, हाँ भी सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना। और लिटरल मीनिंग ये जो लिखे हुए हैं, जैसे मैरियन फ्रांस में रेड कैप डाली, ये लिखने वाले जो पढ़े जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जर्मेनिया में जैसे ओक का लिखा हुआ है, तो एक उसका होता है सिंबॉलिक मीनिंग और एक क्या होता है? लिटरल मीनिंग। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? या तो एलोग्री का मीनिंग पूछा जाएगा, या एलोग्री बारे पूछा जाएगा।
फ्रांस की कौन सी है, जर्मन की कौन सी है, और उसके लास्ट में तीसरा क्वेश्चन एलोगरी का 2 मतलब बताओ। यहाँ से बाहर आपको मेरे पढ़ाए हुए में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। आई होप ये सेकंड लास्ट हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हाँ जी, तो बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट मेन हेडिंग 6th नंबर वाली, जिसका नाम क्या रहने वाला है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, और इंपीरियलिज्म का जब आप गूगल करोगे तो उसका मतलब होता है समाजवाद। दोनों के दोनों वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं और इस हेडिंग की एक्सप्लेनेशन क्या है, हम करते हैं इस हेडिंग की ऑपरेशन से बढ़िया तरीके से डिस्कस। इस हेडिंग की शुरुआत करते हैं पिछली कुछ हेडिंग्स की स्टोरी से। जैसे मैंने बोला है ना, नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई, जैसे पीछे हमने देखा यूनिफिकेशन हुई देशों की, एक ही देश बना। तो बेसिकली यहाँ तक आते आते नेशनलिज्म की भावना ना चेंज होगी, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको चेंज किया गया बुरे वे में। बेसिकली नेशनलिज्म राष्ट्रवाद होता है और उसके साथ वर्ड जोड़ दिया इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम अपने एरिया को बढ़ाने के लिए आसपास के एरियाज में कब्जा करना शुरू कर दे, वो दोबारा डिक्टेटरशिप वाली बात ही हो जाए, तो इसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा छोटा सा एरिया है, उस एरिया को बढ़ाते हुए मैं क्या करता हूँ, आसपास के एरियाज के ऊपर कब्जा कर देता हूँ, तो वो भावना आ जाएगी इंपीरियलिज्म की। तो इंपीरियलिज्म का मतलब क्या निकला, एक्सटेंशन ऑफ पावर, मतलब पावर की एक्सपेंशन करना, बढ़ाना, कंट्रोल करके अदर टेरिटरीज मतलब अदर आसपास के एरियाज के ऊपर कब्जा करना, उसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है। यहाँ पर मैंने कब्जा वर्ड बोला ना, बेसिकली यहाँ पर आपने एक स्टोरी याद रखनी है बाल्कन के रीजन के बारे में। ये बाल्कन क्या है मैं आपको मैप में भी समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, कोई भी आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं बाल्कन रीजन के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊंगा, हाँ भी किसने किसके ऊपर कब्जा शुरू कर दिया था। जो बाल्कन है ना, वो वास्ट टेरिटरी है। वास्ट टेरिटरी मतलब बहुत बड़ा इलाका है, जो किसके बीच में आता है, दो नदियों के बीच में आता है, दो सी के बीच में आता है, एक ब्लैक सी और दूसरी एड्रियाटिक सी। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। मतलब एक वास्ट रीजन है बाल्कन का, बहुत बड़ा रीजन है वो, एक तो ब्लैक सी और एक एड्रियाटिक सी के बीच वाला एरिया को क्या बोला जाता है, बाल्कन। और एक बात आपने नोट रखनी है, जितने भी बाल्कन रीजन में रहने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है स्लाव बोला जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको आएंगे, बाल्कन पूछा जाएगा क्या एरिया, तो आपने बता देना यहाँ भी दो रिवर्स के बीच में पाए जाने वाले एरिया है, और बाल्कन में रहने वाले दूसरा क्वेश्चन आएगा, लोगों को क्या बोला जाता है, स्लाव बोला जाता है। अब मैं आपको ना ये वाला मैप दिखाता हूँ, आपको ना और भी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहले मैंने बता दिया ना बाल्कन रीजन के बारे में, अब मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी इस मैप्स के जरिए समझाता हूँ। ये ना यूरोप का ये वाले पार्ट क्या कहलाता था, बाल्कन रीजन कहलाता था। और बेसिकली ये वाला जो बाल्कन रीजन था, एक ऑटोमन अंपायर है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। सारा का सारा बाल्कन एरिया किसके अंडर था, ऑटोमन अंपायर के अंडर था। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब स्टोरी ये है कि बाल्कन रीजन में ना जो ऑटोमन अंपायर था, उसका राज ना अब खत्म होनी शुरू हो गया, मतलब उनकी पावर ना क्या होगी, कम होनी शुरू होगी। अब जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं देश आज के समय में, ये किसके अंडर थे, ऑटोमन अंपायर के अंडर थे। अब ऑटोमन अंपायर का राज खत्म हो गया, अब ये एक बेसिकली बोला जा सकता है अब ये सारे आजाद हो गए। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला ना, इंपीरियलिज्म कब्जा करने की भावना यहाँ से पैदा हुई। फॉर एग्जाम्पल बुल्गारिया को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बुल्गारिया के साथ वाला कौन सा लगता है यहाँ पर, रोमानिया। अब जैसे ही आजाद हुआ ना, तो बुल्गारिया के बोलने लग गया हाँ भी रोमानिया वाला भी एरिया मेरा है, क्योंकि बॉस कौन था, ऑटोमन एम्पायर, वो तो चला गया। अब एक दूसरे के ऊपर ना कब्जा करना शुरू कर दिया इन्होंने, कि बोलना लग गया हाँ भी ये एरिया मेरा था, ये वाला एरिया मेरा है। तो दूसरी तरफ अब देखें कोई और उठा लेते हैं, जैसे अल्बानिया। अल्बानिया के साथ कौन सा लगता है, ग्रीस लगता है। तो ग्रीस बोलता है अल्बानिया मेरा एरिया है, और अल्बानिया बोलता है ग्रीस मेरा एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, खिचड़ी बननी शुरू हो गई। ओवरऑल मैप के जरिए थोड़ी सी आपको हिंट समझ आ गया, अभी और थोड़ा सा और भी क्लैरिफिकेशन करूंगा। मतलब ये बाल्कन रीजन है जो कौन सी नदियों के बीच है, ये देखो यहाँ पर ब्लैक सी है, और यहाँ पर कौन सी सी है, एड्रियाटिक सी है। उसके बीच वाला एरिया कौन सा कहलाता है, बाल्कन रीजन। और बाल्कन में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, स्लाव कहलाते हैं। और बेसिकली स्टोरी क्या थी, ऑटोमन एम्पायर का राज खत्म हुआ, ये सारे आजाद हुए, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर हक जिताना शुरू कर दिया। इसको ही इंपीरियलिज्म बोलते हैं। आई होप ये मैप देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ स्टोरी, जिसके आपको नंबर मिलने हैं। स्टोरी जैसे मैंने बताया है वैसी है। जो बाल्कन रीजन था ना, वो किसके अंडर था, ऑटोमन अंपायर के अंडर था। जैसे ही ऑटोमन अंपायर की पावर क्या होने लगी, कम होने लग गई, तो छोटी मोटी जो स्टेट थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने एक दूसरे को कैप्चर करना शुरू कर दिया, हाँ ये वाला एरिया भी मेरा है, ऐसे जैसे मैंने मैप में दिखाया था, वो सारा का सारा सीन अब यहाँ पर क्रिएट होने लग गया। उन छोटी छोटी स्टेट्स का यही मतलब था, हाँ भी हमने अपना राज्य एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, कंट्रोल
में लेना है अपने और अपने अंडर करना है, ये सारा का सारा सीन चल रहा था। यहाँ तक हमने 3 बातें कर ली, इंपीरियलिज्म का मतलब समझ लिया, बाल्कन रीजन का देख लिया और स्टोरी देख ली। अब आगे क्या होता है, देन बाल्कन रीजन के अंडर जितनी भी स्टेट्स थी उनको छोड़ के कुछ और देश भी उनके ऊपर अपना हक जताने लग गए, जैसे रशिया, जर्मनी एंड इंग्लैंड। रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड भी इनके अब कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने लगे। मतलब वो बोलते थे, रशिया वाले बोलने लगे हाँ भी हमारा एरिया है ये वाला, मतलब आपस में खिचड़ी बननी शुरू होगी। अब जर्मनी बोलने लग गया ये वाला एरिया मेरा है और इंग्लैंड बोलने लगा ये वाला एरिया मेरा है। तो बेसिकली यहाँ पर बाल्कन रीजन्स में आपस में तो लड़ाई हो रही थी, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज भी जो बहुत पावर में थी वो भी इनके ऊपर अपना हक जताने लगी। किसकी फीलिंग से? इंपीरियलिज्म की फीलिंग से। तब ये और भी खूंखार बन गया और भी डेडली बन गया, जो किसका रीजन बना? वर्ल्ड वार 1 का। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक तो इंपीरियलिज्म का आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो आपने याद रखना है। एक बाल्कन रीजन के बारे में पूछा जा सकता है, वो आपने याद रखना है। और एक स्टोरी और उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब जब इस कन्फ्लिक्ट में, इस लड़ाई झगड़े में ये सारे देश शामिल हुए तब ये कारण बना वर्ल्ड वार 1 का। अब यहाँ पर आपका होता है स्टोरी पार्ट और चैप्टर बिल्कुल फिनिश। अब आगे क्या होगा आपके दिमाग में चलता होगा, तो वर्ल्ड वार 1 हुई, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई, वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बनी और जिसके बाद आज सभी देशों में शांति है। तो ये लंबी स्टोरी है। तो आपकी स्टोरी यहाँ तक ही है, वर्ल्ड वार 1 का कारण बना ये बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। आई होप ये सारी की सारी हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके क्लिक करके आप बढ़िया तरीके से आसानी से ये सारे के सारे चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी बड़ी अच्छी लगी। मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।